चीज तो ये कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी वाला रहा है। मेरे फूफा जी, मौसा जी और भी फैमिली मेंबर्स हैं जो आज भी ज्योतिष करते हैं। तो हमने ये सोचा, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप वास्तु का कोर्स करो। तो मैंने वास्तु का कोर्स करने गई, मैंने वास्तु का पूरा कोर्स किया। जनरल किसी को भी बोलूं कि आप अपनी पत्रिका दिखवा लो या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई जनरल उनके नोन टू में या फैमिली में या कोई कॉलीग, कोई रिलेटिव बोलता है परेशानी आ रही है, सब कुछ कहता है तुम अपनी पत्री दिखवा लो। तो काफ़ी लोग जो होते हैं या घर के ही मेंबर के कुछ नहीं दिखवाना, फालतू के झंझटों में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। So we are back again with one of the favorite subject, yes right, astrology। हम एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट को एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं और जिनके साथ आज हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं, she is one of the very renowned and celebrity astrologer। Let's welcome ज्योति शर्मा जी। वेलकम ज्योति जी ऑन दिस सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त। जब हम बात करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी की, बिकॉज नाउअडेज इट इज ऑन द लाइक बूम, ट्रेंड पे है, लोगों में बहुत ज्यादा विख्यात हो रहा है एस्ट्रोलॉजी। और आज आपके साथ इस पॉडकास्ट को करने का हमारा जो एक मकसद है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द एस्ट्रोलॉजी इज। सो पहले तो आप बताएं ज्योति जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ मोनिका जी टोस्ट विद दोस्त में आके। बहुत अच्छा लगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एस्ट्रोलॉजी जो अभी चल रहा है और आफ्टर कोविड जो इसने बूम लिया है, मतलब हर एक फीड में, रील में, शॉर्ट्स में, सब जगह एस्ट्रोलॉजर हैं। तो सब अपना अपना मतलब तरीका बताते हैं या जो भी उनको अच्छा लगता है, जो इस सब्जेक्ट में उनका है, सब बताते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहूंगी, बट एस्ट्रोलॉजी में मैं बिलीव करती हूँ ऑन वी आर एजुकेटेड, हम लोग पढ़े लिखे हैं। बट मैं ये चाहूंगी कि इसकी अंधविश्वास पे बिलीव ना करके इसके साइंटिफिक तरीके पे बिलीव करें, इसकी साइंस पे बिलीव करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। हम जो भी चीजें निकालते हैं सारी कैलकुलेशन करके निकालते हैं। तो इसके कभी भी अंधविश्वास पे ना जाएं, सुपरस्टिशंस पे ना जाएं, इसके फैक्ट्स पे जाएं, इसके साइंस पे जाएं। एग्जैक्टली हम हमारे आज के व्यूअर्स को, लिसनर्स को यही सारी फैक्ट्स और जो चीजें हैं आपके इस पॉडकास्ट के द्वारा हम बताना चाहेंगे। तो मेरा जो आपसे सबसे पहला आपका जो सवाल है ऑफ कोर्स कि इस फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी में आपका कब और कैसे आना हुआ, या वो ऐसी कौन सी चीज थी कि जिसने आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ खींच लिया? देखो, लास्ट 7 to 8 years से मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूँ। उससे पहले मैंने इसकी पढ़ाई करी थी। हम ब्राह्मण फैमिली से हैं, हम पंडित फैमिली से हैं। तो पहली चीज तो ये कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी वाला रहा है। मेरे फूफा जी, मौसा जी और भी फैमिली मेंबर्स हैं जो आज भी ज्योतिष करते हैं, ज्योतिष विद्या है उनके पास और बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं। तो वो एनवायरमेंट तो मुझे बचपन से ही मिला है कि है ना। तो ये वाली, अब इस फील्ड में आने का कैसा हुआ कि मैंने पढ़ाई की है एमसीए और एमबीए। मैंने एमसीए किया हुआ है, मैंने एमबीए किया हुआ है। उसके बाद मेरी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद सबको पता है वुमेन्स को कि लाइफ चेंज हो जाती है लड़की की, बिल्कुल चेंज हो जाती है। इन लॉज, आपका घर, बहुत चीजें अलग होती हैं। शादी हुई, उसके बाद बेटा हो गया। और मेरी जो इन लॉज फैमिली है वो बिजनेस क्लास है। वो बिजनेस वाले लोग हैं। तो जो बिजनेस वाले लोग हैं उनको जॉब नहीं समझ आता। अब जो मैंने एजुकेशन करी एमसीए एमबीए, उसके लिए आप चाहे नोएडा जाओ या गुड़गांव जाओ एमएनसी में जॉब करने के लिए, वो मेरे इन-लॉज ने अलाउ नहीं किया। उसके बाद काफी टाइम तक घर में रही, बच्चा हुआ, उसकी टेक केयर करी। फिर धीरे धीरे देखा तो हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। हस्बैंड ने ये बोला कि आपको अगर कुछ करना ही है तो आप बिजनेस करो। और मेरे मन में हमेशा से ये था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे जो हस्बैंड है वो रियल एस्टेट में। अब आजकल जो भी लोग अपना घर ले रहे हैं या जो मकान बना रहे हैं वो थोड़ा सा वास्तु ऑस्पिशियस बनाते हैं। चाहे 100% ना बने, लेकिन जो मेजर चीजें होती हैं वो थोड़ा सा उनको लगता है कि हो जाए, अगर हम इतने रुपए लगा के, करोड़ रुपए लगा के अपना ड्रीम हाउस बना रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो हमने ये सोचा, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप
वास्तु का कोर्स करो। तो Okay. मैंने वास्तु का कोर्स करने गई, मैंने वास्तु का पूरा कोर्स किया, लेकिन पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। तो वास्तु करते करते टैरो में भी इंटरेस्ट आया, न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट आया, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी में भी आया। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी करी तो अब लोगों को उपाय देने के लिए मैंने लाल किताब के उपाय भी सीखे। हाँ, तो मैंने सारी चीजें करी, और फिर जब सारी चीजें कर ली तो फिर इसको प्रोफेशन बनाना मुझे नहीं लगा कि कहीं पीछे रहना चाहिए। फिर मैंने 2 साल प्रैक्टिस करी, उसके बाद मैंने लास्ट 7 ईयर से इसको एज अ प्रोफेशन मैंने इसको सेटअप किया और इस प्रोफेशन में आई। काफी उतार चढ़ाव थे, फैमिली थी, पर सबका सपोर्ट था, तो आज मैं यहाँ पे पहुंच पाई हूँ। वेरी नाइस ज्योति जी कि आपने ये बताया कि फैमिली सपोर्ट से आज आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट अपनी लाइफ में हासिल की है और आपने अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे ग्रो किया है। बट व्हेन इट कम्स टू अगेन द लाइक योर फील्ड की एस्ट्रोलॉजी में, तो इस जर्नी में आपने ऐसी क्या कौन सी खास चीजें जो स्पेसिफिक मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एस्ट्रोलॉजी में आपने सीखी हैं, आपके या मैं गुरु या मेंटोर की अगर मैं बात करती हूँ या जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हो उनके जो बारे में? मेरे गुरु या जो मेरे मेंटोर हैं वो आचार्य लोकेश धमीजा जी हैं। मैंने उनसे सीखा है और लिटरली आज जो मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और मैं मेंटोर कहूंगी मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और एक औरत को अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी में, और जो मेरा फील्ड है एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेस है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो नाड़ी केपी एस्ट्रोलॉजी में है। मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी व्हाट इज इट? देखिए, वैदिक जो है बहुत लार्ज है, वैदिक में भी बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन वही बात हो गई जैसे कि साइंस में ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये सर्जन है, ये अर्थराइटिस वाले डॉक्टर हैं, वैसे ही मैं कहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी में भी मैं नाड़ी ज्योतिष मैंने की है। कि आप, ये बहुत सिंपल फॉर्मूले से ज्योतिष होती है कि कहते हैं ना, नाड़ी देखी और समझ आ गया कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो वो वाली चीजें बहुत ज्यादा लार्ज में नहीं जाना। शादी नहीं हो रही, कोऑर्डिनेट्स देखे, शादी कब होगी, प्रेडिक्शन। हेल्थ में प्रॉब्लम है, हेल्थ ठीक होगी नहीं होगी, सर्जरी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, उनको देखा और प्रेडिक्शन कर। ओके। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, तो व्हाट इज द लाइक डिफरेंस बिटवीन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अलग होती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अलग होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग होती है, जो मैंने करा है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी अलग होती है। अब देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये होता है कि वो नक्षत्र को भी इंक्लूड करते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। और जब आप लाल किताब से एस्ट्रोलॉजी देखते हैं या किसी की लाल किताब से कुंडली देखते हैं, तो लाल किताब में आपकी राशियों को उतना महत्व नहीं दिया गया है या नक्षत्रों को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना वैदिक में दिया गया है। तो ये काफी, मतलब एक कहूंगी मैं, समुद्र है बहुत बड़ा, जो अगर आप पूरी लाइफ भी पढ़ोगे तो मुझे लगता है शायद पूरी लाइफ भी कम है। तो मैं तो अभी अपने आप को बहुत ऐसा समझती हूँ कि छोटी हूँ अभी, तो मुझे बहुत आगे जर्नी करनी है और बहुत लिखना है, पढ़ना है और सीखना है। लेकिन ज्योति जी, आपने जो बताया है कि इतनी सी जर्नी में भी आपके कई सारे अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स रहे हैं, सो हम हमारे दर्शकों को आपके उन अचीवमेंट्स के और माइलस्टोन्स के बारे में बताना चाहेंगे। मैंने काफी सारे एस्ट्रोलॉजी कॉन्वेंशन अटेंड किए हैं, जिसमें जालंधर में गई हूँ, धर्मशाला गई हूँ, शिमला गई हूँ, जोधपुर हुआ है और दिल्ली में हुआ है, जिसमें ज्योतिष भास्कर, ज्योतिष वाचस्व, ज्योतिष वीरांगना, इंस्पिरेशन वुमेन्स अवार्ड, ये सारे अवार्ड आपको मिल चुके हैं। हाँ जी, ये सारे अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। और जो भी एस्ट्रोलॉजी कॉन्वेंशन होता है वहां पे ऑल ओवर इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, और वहां पे उनके मतलब डिबेट्स भी होती हैं, उनके स्पीचेस भी होते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ग्रेट। तो इसीलिए हमने हमारे व्यूअर्स को जब आपका इंट्रो दिया है कि आप सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही नहीं बनी है, और इतनी सारी अचीवमेंट्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां ज्योति जी। और हम चाहेंगे कि ऐसे कई सारे और अवार्ड से आपको नवाजा जाए। थैंक यू। तो बट व्हेन इट कम्स टू मिसकंसेप्शंस की, जब हम अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो आजकल के लोगों में ना कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर, आप उन्हें कैसे दूर करेंगी? देखिए, मिसकंसेप्शन, देखो होता क्या है
कि जब लोग एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन लेने की बात आती है, सपोज मैं जनरल किसी को भी बोलूं कि आप अपनी पत्रिका दिखवा लो, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई जनरल उनके नोन टू में या फैमिली में या कोई कॉलीग कोई रिलेटिव बोलता है परेशानी आ रही है, सब कुछ कहता है तुम अपनी पत्री दिखवा लो, तो काफी लोग जो होते हैं या घर के ही मेंबर के कुछ नहीं दिखवाना, फालतू के झंझटों में मत पड़ो, काम करो, मेहनत करो, सब फल भगवान देगा। और वहीं पे बात आ जाती है जब उनके घर में शादी हो रही होती है, तब वो मुहूर्त दिखाने जाएंगे शादी का कि हाँ किस डेट पे शादी होनी चाहिए, मकान बना रहे हैं तो किस डेट पे हम गृह प्रवेश करें, मुंडन संस्कार कब करें, ठीक है, बच्चे का नामकरण संस्कार करना है तो किस अक्षर से नाम रखें। तो जब आप इन सब चीजों पे बिलीव कर रहे हो तो उसमें भी तो आपकी राशि देखी जाएगी, आपका चंद्रमा देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग शादी की डेट निकाली जाएगी, है ना। तो जब आप इतना विश्वास कर रहे हो लेकिन ये विश्वास नहीं कर रहे कि हम आगे के लिए गाइडेंस ले लेते हैं जी, तो ये लोगों का जो मैंने इस जर्नी में अपने एक्सपीरियंस किया है वो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब आपकी कुंडली दिखवाने की बात है वहां आप कह रहे हो कि नहीं कर्म करो, कुछ नहीं होता, ये फालतू के झंझटों में मत पड़ो, और वहीं जब बेटे की शादी हो रही है और आप डेट निकलवाने जा रहे हो तो लड़की का नाम ये है जी, लड़के का नाम ये है जी, तब भी वो चंद्रमा देखेगा, तब भी वो उनकी राशियां देखेगा, तब भी वो ज्योतिष का पूरा सिस्टम होगा। तो लोग अपनी सुख और सुविधा के हिसाब से चलते हैं। राइट। तो जब आपने यहाँ पर कुंडली की बात कर ही दी है ज्योति जी, तो हम जानना चाहेंगे कि एक तो कुंडली कब दिखानी चाहिए, ठीक है, और क्या कुंडली में हम सिर्फ भविष्य देख सकते हैं या उससे भी ज्यादा पता चल सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर क्या क्या लिखा है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुंडली पहले तो कब दिखवानी चाहिए, तो आप 13 साल के बाद आप कुंडली दिखवा सकते हो। 13 ईयर्स तक कुंडली नहीं दिखवानी चाहिए। हाँ, रीजन ऐसा कहा जाता है कि बच्चा 5 साल का होता है वो अपने माँ के कर्म भोग रहा होता है। जब वो 5 से 10 साल का होता है तब वो अपने पापा के कर्म, क्योंकि वो उस वक्त कुछ कर ही नहीं रहा होता ना। अगर उसकी लाइफ में लग्जरी लिखी है तो ऑटोमेटिकली फादर को इनकम होगी और उसकी लाइफ में लग्जरी आएगी, तो वो उनके कर्म भोग रहा होता है। तो 13 इयर्स के बाद आपको कुंडली दिखवानी चाहिए। हाँ, अगर कोई मेजर हेल्थ इशू है, कोई बच्चा हुआ उसको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, आप ये पूछना चाहते हो कि ये दिक्कत ठीक होगी नहीं होगी, तो वो बात अलग है। लेकिन आप अभी से ही पूछ रहे हो ये बड़ा होके क्या बनेगा, इसका करियर क्या होगा, तो वो चीज मुझे थोड़ा सा लगता है कि 13 इयर्स के बाद आप दिखाओ, अगर मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो। दूसरी चीज, जैसे आपने पूछा कि कहाँ तक सपोर्ट करती है कि मतलब भविष्य हम कहाँ तक देख सकते हैं वो, तो पहली चीज तो ये कि एस्ट्रोलॉजी में एक रोड मैप होता है, जैसे गूगल मैप होता है। तो एस्ट्रोलॉजर आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकता, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बदल सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता मोनिका जी मुझे कुंडली दिखवाने आई है और मैं उनको 100 करोड़ का आदमी बना दूं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता सीरियसली, बिल्कुल सीरियसली। बट आजकल जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो वहां पर तो यही सब दावे किए जा रहे हैं कि विद इन फ्यू मतलब मिनट्स या मंथ्स आपको जो है जो चीज आप पाना चाह रहे हैं वो आपको ये सब चीजें करने से हासिल हो जाएगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और वो भी कई बार अतरंगी सॉल्यूशंस भी वो देते हैं, तो उनके बारे में भी प्लीज आप यही चीज मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजर कभी भी आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकता। एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है कि इस पाथ पे चलो, इस रूट पे चलो। अगर सपोज मैं आपकी कुंडली देख रही हूँ और मैंने आपको ये बता दिया मोनिका जी आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं, हो सकता है आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आप थोड़ा संभल के रहना, तो मैंने आपको अवेयर कर दिया। अब क्या होगा कि आपके दिमाग में मेरी बात रहेगी, तो अब आने वाले 2-3 महीनों में अगर आपका झगड़ा हो भी रहा होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसको टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे वो अवेयरनेस पहले ही मिल चुकी है, है ना। आपको अगर मैं बोल देती हूँ कि आप सीढ़ियां आराम से चढ़ना, गीली हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पकड़ के चढ़ेंगे, आप स्लोली चढ़ेंगे, क्योंकि आपको अवेयर कर दिया। हो सकता है फिर भी गिरे, चोट लगे, लेकिन उतनी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको अवेयर किसी ने किया ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता सीढ़ी गीली है या क्या है, तो आप अगर तेज से चढ़ रहे होते तो गिरते भी ज्यादा
चोट भी ज्यादा लगती। तो ये काम जो होता है, एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करता है। तो अब आपको अगर पहले ही पता चल गया कि मेरे आने वाले 2-3 महीने मुझे बोला है कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो अगर हो रहा होगा ना, तो आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, आप उसको डिनाई करोगे कि नहीं अभी मेरा टाइम खराब चल रहा है, मुझे बोला हुआ भी है, तो मुझे ये अभी झंझटों में नहीं पड़ना। आप उसको बढ़ाओगे नहीं, माइंड सेट हो जाता है ना जी। अब सपोज कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अब आपने काफी लोगों को देखा होगा, हमारे एक्सपीरियंस में हमने इतना अभी जो भी उम्र हमने पाई है उसमें देखा ही है, काफी लोग 4-4 बिजनेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, नहीं चला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर लास्ट में कुछ नहीं चला, फिर जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप नॉमिनल अमाउंट देके एक गाइडेंस ले लेते हैं तो आप उन सारे खर्चों से बच जाते जो आपने 4-5 बिजनेस करके लगाए, क्योंकि कुंडली से ये पता चल जाता है कि आपको बिजनेस सूट करता है या जॉब सूट करता है। ओके हाँ, अगर आपको बिजनेस सूट करता है तो आप इन्वेस्टमेंट 2, 3, 4, 5, 10 लाख लगा के आप बिजनेस स्टार्ट करो, आपको होगा गेन। लेकिन अगर आपकी कुंडली में है ही नहीं बिजनेस, आपको जॉब का ही गेन है, तो क्यों अननेसेसरी पैसे बर्बाद करना जी। जब आपका फिजिकल और मेंटल एफर्ट से ही आपको गेन आना है, जो कि जॉब में होता है। फिजिकल एफर्ट लगते हैं, मेंटल एफर्ट लगते हैं, वहां पैसा नहीं लगता वहां हमारा, और हमें हमारी सैलरी मिलती है। तो आप कितने सारी चीजों से बच सकते हो। तो आपको गाइड मिल रही है अगर, तो मुझे नहीं लगता कि वो कम है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। मतलब बहुत ऑनेस्टी के साथ में बहुत प्रैक्टिकल मतलब जो है आपके जवाब, और आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही हैं। अगेन जब आप कुंडली की बात कर रही हैं ज्योति जी, तो कुंडली किस पे बेस्ड है? नक्षत्रों पे? बिल्कुल, नक्षत्रों पे बेस्ड है, हमारे प्लैनेट्स हैं उन पे बेस्ड है। जो नक्षत्र होते हैं हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। अच्छा। अब जो नक्षत्र हैं वो राजा दक्ष की बेटियां हैं और चंद्र की रानियां हैं, और चंद्र की प्रिय रानी है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र which is like very सुंदर और खूबसूरत नक्षत्र जिसको बोलते हैं भाई, रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। तो रोहिणी नक्षत्र, अब 27 नक्षत्र 12 राशि 12 मतलब प्लैनेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। अब 12 प्लैनेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, तो टोटल हो गए 108। तो 27 नक्षत्र, 108 पद, 12 राशियां, 12 भाव, एक राशि में 9 पद, टोटल वापस 108। तो अब आप देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, मतलब पूरा कैलकुलेशन पर बेस्ड है। और व्हेन इट कम्स टू ज़ोडिएक साइंस की, जैसे आपने भी राशि और नक्षत्र, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में भी देखो 12 राशियां होती हैं, 12 हमारे मतलब प्लैनेट्स होते हैं, 12 राशियां, 12 प्लैनेट्स। और कुंडली जब हम बनाते हैं तो उसमें 12 ही हाउसेस होते हैं। उन हाउसेस में हमारे नक्षत्र, हमारी राशियां, हमारे ग्रह प्लेस्ड होते हैं। कि सपोज अगर मेरा बर्थ 89 में हुआ है, तो 89 में जिस टाइम मेरा बर्थ हुआ था उस वक्त सूर्य कौन सी राशि में था, वो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी होता है। देखो तो ये जो राशि और नक्षत्र है ये कॉम्बिनेशन में चलते हैं, लाइक बिल्कुल नहीं, नक्षत्र तो 27 होते हैं जी, और हमारी जो राशियां होती है वो 12 होते हैं, और हमारे ग्रह भी 12 होते हैं, तो वो उनमें डिवाइड होते हैं। तो हमारे जीवन पे ज्यादा इफेक्ट किनका होता है? देखो जीवन पे हमारे सारा इफेक्ट नक्षत्रों का भी है, ग्रहों का भी है, मेन ग्रहों का है। कहते हैं ना अभी मेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे, है ना, तो ग्रहों का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। और हमारी एस्ट्रोलॉजी, मैं तो यही कहूंगी, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हम बिल्कुल करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में भी आपने देखा होगा कि जो मून प्लैनेट होता है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है। हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो चंद्रमा होता है बहुत फास्ट मूव करता है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी जब हम कुंडली बनाते हैं तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस टू अनदर हाउस बहुत फास्ट मूव करता है, इसीलिए लोगों के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपने देखा होगा। अच्छा, ये भी एक रीजन है? बिल्कुल, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारे मूड स्विंग्स का कारक है, चंद्रमा हमारे मदर का कारक है, चंद्रमा शीतल है, पानी, दूध सब चंद्रमा है। लेकिन जब हम मूड स्विंग्स की बात करते हैं तो वो ज्यादातर अफेक्ट जो है वो फीमेल्स को करता है। बिल्कुल, तो सिर्फ फीमेल्स पे ही ये चीज की? अब देखो, क्योंकि हो सकता है, अब मुझे पता नहीं, लेकिन कुंडली में उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड होगा।
अच्छा, इसीलिए उनके मूड स्विंग्स होते हैं। अगर चंद्रमा किसी गलत हाउस में बैठ जाता है या जहां उसका प्लेस सही नहीं है ना, अपनी उच्च राशि में बैठता है तो अच्छे परिणाम देता है, अपनी नीच की राशि में बैठता है तो बुरे परिणाम देता है। बस यही कैलकुलेशंस हैं जो हम करते हैं। और आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा प्लैनेट जुपिटर को माना गया है। राइट। तो हमारी कुंडली में भी गुरु ही सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। जी, गुरु ही होता है। तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। सच में ज्योति जी, इतना वास्ट और इतना डेप्थ है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि मतलब अगर इनके बारे में पढ़ाई की जाए या समझा जाए तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत टाइम लग जाता है और बहुत अच्छे गुरु से आपने जो है इनकी ये विद्या हासिल की है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी से हटके मैं अगर या एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता आप इस क्वेश्चन को कैसे रिलेट करेंगी, बट व्हेन इट कम्स टू डेस्टिनी या फ्री विल या मैं यूं कहूं कि किस्मत और मेहनत दोनों क्या एक साथ? बिल्कुल एक साथ चलती है, बिल्कुल पैरेलल चलती है। आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखो कोई भी फील्ड का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, चाहे बॉलीवुड का ही ले लूं, कि बॉलीवुड में आज मुंबई लाखों मॉडल्स जाते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन नहीं सक्सेस हो पाते। वहां पे डेस्टिनी काम करती है कि वहां डेस्टिनी साथ नहीं दे रही उनका। मेहनत तो कर ही रहे हैं ना, एफर्ट्स तो लगा ही रहे हैं बेचारे। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि किसी की शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है और इवन एक्टिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत चल रहा है। क्यों? क्योंकि डेस्टिनी है उसके पास। तो डेस्टिनी और आपके एफर्ट्स तो बिल्कुल पैरेलल चलेंगे। देखो एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। अब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि अगर मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं और मैं अगर घर ही बैठी रहूं और मुझे लग रहा है योग है, मेरी डेस्टिनी में है, मुझे मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब, तो बैल बजा के कोई ऑफर लेटर देने नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और एफर्ट क्या? मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग जाना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एग्जाम में बैठना पड़ेगा, वो मेरे एफर्ट्स हैं। तो जब एफर्ट और आपकी डेस्टिनी साथ काम करती है तो आप राइज करते हो। तो ये चीज पैरेलल चल। जब आपने बॉलीवुड का और ये एग्जाम्पल दिया तो आपने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया। आपने नेपोटिज्म जो है उस शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, बट ठीक है कि उस पर भी हम कभी और बात करेंगे। ज्योति जी, आजकल की जैसे आपको पता है कि ये जो आज का एरा है, इट इज लाइक वेरी फास्ट गोइंग, एक फास्ट पेस्ड लाइफ में आपको क्या लगता है एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है? देखो बहुत मदद कर सकता है। मैं तो यही कहूंगी कि इतनी फास्ट लाइफ में आप आजकल लोगों के लिए पैसा कोई मैटर नहीं करता। आप पीवीआर एक मूवी देखने जाते हैं और आपको खुद को पता होगा कि जब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते हैं तो वहां पे क्या खर्चा आता है या वहां पे पॉपकॉर्न क्या रेट है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आप इतना एक्सपेंड कर सकते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजी की गाइड लेके आप अपना एक रोड मैप क्यों नहीं तैयार कर सकते कि नहीं, मुझे आने वाला टाइम मेरा कैसा रहेगा मुझे पहले ही पता चल जाए। ठीक है, मेरे आने वाली हेल्थ कैसी रहेगी, मैं उसके लिए अवेयर हो जाऊं, है ना। मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, मेरा कोई फाइनेंशियल लॉस होने वाला है तो मैं उसको थोड़े 50% भी अगर बचा पाऊं तो मैं उसको बचा पाऊं। ठीक है ना, क्योंकि देखो जो होना है वो तो होगा। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे जो होना है वो तो होगा ही, नहीं होगा, लेकिन आप उसको किसी हद तक मतलब सीमित कर सकते हैं। अब काफी लोग पूछते हैं उपाय कहाँ तक काम करते हैं। आपने मैम उपाय बताए, अब हम ये उपाय करेंगे सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उनको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप बारिश में जा रहे हो और आपको सडनली बहुत तेज बारिश में कोई अम्ब्रेला देते, आपको कैसा महसूस होगा? आपको रिलीफ मिलेगा ना एक बार का, तो यार अम्ब्रेला मिल गया मुझे और अब मैं चलो उतना भीगूंगा नहीं। हालांकि हो सकता है आप 2 घंटे चलेंगे तो नीचे से भीग भी जाए, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम आपके हाथ में आ गया। तो रेमेडी 30-40-50% आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को बेटर कर सकती है अगर आप करते हैं तो। सो ट्रू। तो ये जैसे मैंने बताया कि भागम भाग वाली लाइफ में, फास्ट पेस लाइफ में जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, क्या उसको भी एस्ट्रोलॉजी कम? बिल्कुल। देखो अगर आप गाइडेंस लोगे, स्ट्रेस एंजाइटी है तो जो प्लैनेट खराब है आपकी कुंडली में, वो आपकी कुंडली देखने से ही पता चलेगा कि कहाँ कौन सा प्लैनेट डिस्टर्ब है। जो भी प्लैनेट डिस्टर्ब होगा उसके हम उपाय देंगे, उसकी हम रेमेडीज देंगे। स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम यही बोलेंगे, वैसे
चंद्रमा बैलेंस नहीं होगा उसका, तो अपने चंद्रमा को ठीक करो, पार्क जाओ, ग्रीनरी में वॉक करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि एंजाइटी, स्ट्रेस ये किसी टेस्ट में नहीं आते, इनके कोई टेस्ट भी नहीं है और ये किसी टेस्ट में आते भी नहीं है। और दूसरी बात कि आप अगर कंसल्टेशन लेते हैं तो आप अपने प्लैनेट्स ठीक करते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई रील देख रहे हैं जी, सपोज आप इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं और आप कुकिंग रील देख रहे हैं, अगर आप सैड हैं, आप सैड सी रील देख रहे हैं, तो इंस्टाग्राम भी आपको सैड ही रेकमेंड करेगा। वो ये नहीं समझेगा कि ये सैड है, ये सैड रील देख रहा है तो उसके ऑपोजिट मुझे पॉजिटिव दिखानी है, वो नहीं। आप कुकिंग देखोगे वो कुकिंग रेकमेंड करेगा, आप सैड देखोगे वो सैड रेकमेंड करेगा। तो ये चीज है कि आप बिल्कुल देखो, शॉर्ट्स देखो, रील देखो, लेकिन अपने मन को ठीक करने के लिए पॉजिटिव चीज देखो, पॉजिटिव चीज पढ़ो। तो ये मेडिटेशन करो आप है ना, जैसे उपायों में ये भी होता है कि जो भी नीडी पर्सन है आप जाके उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करो, उनको कुछ बांटो, तो आपका केतु अच्छा होता है ना, आपका मन अच्छा होता है। और सच में जब आप इतने समर्थ हैं और आप कुछ भी बांटते हैं ना किसी भी नीडी पर्सन को, सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी ज्योति जी कि हम अक्सर जब आप ये सोशल मीडिया की बात की है कि कई ऐसे फीड्स भी हम देखते हैं, ऐसी रील्स भी हम देखते हैं कि जिसमें लोग ना सोशल वर्क कर रहे हैं, गरीबों को बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट वो उनको जिस तरीके से उस रील में शो ऑफ कर रहे हैं, क्या ये सही है? देखो, वैसे तो कहा जाता है कि जब आप दान पुण्य करते हैं तो पता नहीं चलना चाहिए, राइट, ठीक है। हाँ। अब वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो या तो दान पुण्य नहीं, वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और उसके लिए कर रहे हैं। व्यूज के लिए और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन दान हमेशा वही होना चाहिए कि किसी को पता ना चले। ठीक, दान वही होता है। और जैसे कि अगर हम हमारी यंग जनरेशन के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा आज का यूथ है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है या उनका इंटरेस्ट या क्रेज कम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल कम हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि यूथ ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पे मुझे नहीं लगता इतना बिलीव करता है। और मैंने भी अपनी जर्नी में देखा है कि इस पे ज्यादा बिलीव फीमेल्स करती हैं, क्योंकि मुझसे जब कंसल्टेशन लेती हैं फीमेल्स, वो ये भी कहती है नहीं मैम आप जल्दी बात कर लेना, इस टाइमिंग में मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, उनको ये सब नहीं पसंद, अच्छा है ना, अच्छा। मेरे घर में इनको ये नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को ये नहीं पसंद। तो मैं उन सबसे अगेन वही कहना चाहूंगी कि आप इसके सुपरस्टिशंस को मत देखो, आप इसकी साइंस को देखो। आपको ये समझना है कि मुझे गूगल मैप निकाल के अगर पंजाबी बाग जाना है तो मुझे, अगर मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एक बार एक कंसल्टेशन ले लेता हूँ, लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप अगर कोई भी काम स्टार्ट करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, लाखों का इन्वेस्टमेंट लगाओगे, तो एक कंसल्टेशन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि अपन कंसल्टेशन लेके देख भी लेते हैं कि ये बिजनेस सूट करता भी है, नहीं करता, फाइनेंस हमारे ठीक रहेंगे, नहीं रहेंगे, करना चाहिए, नहीं करना, तो बहुत बड़े लॉस से बच सकते हैं आप, है ना। तो मैं तो यही कहूंगी यूथ को कि इसको एज अ साइंस की तरह देख के आप गाइडेंस लो, ना कि ये कि कुंडली दिखवाना, उनको थोड़ा सा ये साउंड भी थोड़ा सा वो लगता है। तो मैं इसको उन्हीं की मतलब भाषा में कहूंगी कि आपको गाइडेंस लेना। इट्स अ साइंस, इट्स अ लॉजिक, और कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के पीछे बहुत अच्छी साइंस है, लॉजिक्स है, राइट। और जैसे कि अगर आपके पास में कोई क्लाइंट आता है या जैसे आप उनको पर्सनल प्रेडिक्शंस देती हैं, तो आपको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं हम? हालांकि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है एस्ट्रो ज्योति शर्मा, वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा ऑफिस नंबर उसी पे पेज पे दिया हुआ है, 7303590297, वो मेरा ऑफिशियल नंबर है। प्रियंका कॉल उठाएगी, आप उस पे व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, आप उससे बात करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और मैं क्लासेस भी देती हूँ जिसमें टैरो, न्यूमरो और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ऑनलाइन। दैट्स वेरी ग्रेट कि मतलब इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कोने से फिर वो हम ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। ज्योति जी, ये तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपने वाकई में बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर फैक्चुअल बातें हमें बताइए, बट व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि आप साथ साथ होम मेकर भी हैं, फैमिली को भी आप रन करती हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को? देखो, मैनेज करना अगर हम सोचें कि डिफिकल्ट है तो बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट है, और अगर हम सोचें कि कुछ नहीं डिफिकल्ट है तो मेरे हिसाब से सब कुछ स्मूथ है।
है ना। हम जब बोलते हैं ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर आपको अपने प्रोफेशन को जीना है, अपनी पहचान बनानी है, अपनी पहचान बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और बहुत, मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है। और मैंने जैसे कि पहले बताया, MCA किया हुआ है, MBA किया हुआ है। वो लड़की इस फील्ड में आई। तो कभी जॉब नहीं ट्राई किया आपने? जॉब मैंने ट्राई किया, बट जॉब वही बात कहूंगी कि नोएडा या गुड़गांव, और फिर MNC की जॉब सुबह 9 to 7-8 तक। फिर आप फैमिली को भी कब देखोगे, हस्बैंड को, इन लॉज को, बच्चे को, सब प्रायोरिटी होती है विमेंस की। तो वो चीज है। तो आप ये सोचो, इतना मतलब डबल PG करके मैं इस एस्ट्रोलॉजी में आई। तो वो मेरे को मतलब मेरे जो कॉलेज मेट हैं, उन्होंने भी बहुत शौक से मुझे, ज्योति ये क्या कर रहे हो आप? तो उनको भी मैंने ऐसे ही समझाया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये मैं सबको गाइड कर रही हूँ। इट्स बेटर टू अप टू पैशन टू प्रोफेशन, लाइक अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना इज तो लाइक इसको साइंस के तरीके से, जैसे कि कई बार होता है ना कि हम जब कोई नारियल, जब नजर लगती है बच्चे को जी, और ये आज की बात नहीं है, ये हमारे दादी नानी के जमाने की भी बात है कि जब बच्चे को नजर लगती है तो दादी नानी बोलती है कि राई नमक वार दे इसके ऊपर, बच्चे को नजर लग गई है, ये वो। और ये फैक्ट भी है, ये होता भी है, ये हमने देखा है। मतलब मैं अगर अपनी फैमिली में भी मैं देखती हूँ कि बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, और जो आप बता रहे हैं, हम अगर कुछ भी एक ऐसा नजर उनकी उतार देते हैं, सडनली चुप, तो इट मीन्स देयर इज वर्क करता है, इट वर्क्स बिकॉज क्योंकि राई नमक शनि होता है, और जो नजर लगती है ना वो मतलब उसी चीज से लगती है, शनि की, किसी की हार्श नजर होती है, ईवल आई होती है, तो नजर लग जाती है। अब होता क्या है, अब इसमें भी ये रहता है कि आपको जो नमक और राई वारना है ऊपर से, वो एंटी क्लॉकवाइज मारना। अच्छा। अब उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज का रीजन क्या है? अब हम वही बात है ना, हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो अब अच्छा उल्टा ही क्यों वारे, सीधा वारने से क्या हो जाएगा? क्योंकि बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, मैं क्लास से लेती हूँ तो उनके ये भी क्वेश्चन होता है, अच्छा मैम सीधा वार देंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों बोल रहे हो? तो हमने 6th क्लास की साइंस में ही पढ़ा था कि जब स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर जाता है, ओके, और पेचकस से स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो बाहर आता है जी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तभी बाहर। तो हमें जो एनर्जी, जो ईवल आई लगी है, उससे निकालना ही तो है, तो इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। एक रीजन के साथ आपने एक्सप्लेन किया, एक लॉजिक के साथ में आपने एक्सप्लेन किया। हाँ, तो जो नेगेटिविटी हमें लगी है, या जो भी बच्चे शादी में होके आते हैं, नजर लग जाती है, तो उस नेगेटिविटी को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तब वो बाहर निकलेगी। तो ये वाली चीज, मतलब आपके जो कंसेप्शंस है ना, जो कॉन्सेप्ट्स हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, वो बहुत ही क्लियर है, एक विजन क्लियर है आपका। और अब ज्योति जी, मैं अगर आपकी पर्सनली है, जैसे कुछ फेवरेटिज्म्स, आपकी कुछ फ्री टाइम में आप क्या, आपकी हॉबीज रहती हैं, क्या करना पसंद करती हैं? मैं फ्री टाइम में, देखो, मुझे अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना, शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब कभी टाइम होता है तो मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि आप भी टाइम निकालो और शॉपिंग करने चलते हैं, या फिर कभी मतलब 2 दिन के लिए थोड़ा सा आउटिंग कराएं, बच्चे के साथ गेम्स खेलना, ऐसे ही मैं टाइम एक्सपेंड करती हूँ। अपनी मेरी हॉबीज यही है कि मैं अपने फैमिली के साथ बैठ के खूब सारी बातें करूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे ज्योति जी, कि जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, स्पेशली उनको जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में नए हैं, दोज हु आर बिगिनर्स? तो उनको मैं यही एडवाइस करूंगी कि देखो, इसको आप एज अ साइंस देखें, बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि देखो दिखाने से और वहम हो जाएगा, क्योंकि है ना, राजस्थान से हैं, मारवाड़ी हैं हम लोग, राजस्थानी हैं, तो कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाओ तो रोग दिखाते हैं, और ज्योतिष के पास जाओ तो दोष दिखाते हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो रोग, और ज्योतिष के पास जाओ तो दोष। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, सारे ज्योतिष, सारे एस्ट्रोलॉजर एक जैसे भी नहीं होते, है ना। इतना साइंटिफिकली बताना, करना, समझाना, मेरा वैसे भी है कि मैं डराती ही नहीं हूँ। हाँ, जो प्रिकॉशन आपको करने हैं आप वो करो। आपको क्या गाइडेंस चाहिए, बच्चे को क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, आप गाइडेंस ले सकते हैं। ये मैं जरूर कहूंगी कि आज के यूथ को कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप गाइडेंस लेके करो। दूसरी चीज कि जब हम कुंडली देखते हैं तो हम लगन कुंडली देखते हैं। लगन कुंडली वो होती है जब आपका बर्थ होता है।
जब आपका बर्थ हुआ जिस भी ईयर में, वो आपकी लगन कुंडली होती ठीक है। है। और आपके बर्थडे टू बर्थडे की जो कुंडली बनती है वो आपकी ईयरली प्रेडिक्शन होती है। क्योंकि आपने देखा होगा हर साल एक जैसा थोड़ा ना जाता है। कई साल, मतलब 2024 हमारा बहुत अच्छा गया था, 25 ठीक ठीक सा जा रहा है, 23 भी ठीक ही गया था, 22 बहुत अच्छा गया था। तो आप ये देखो कि जब हमारा बर्थ हुआ उस वक्त वो जो कुंडली बनी वैसा सा ही पूरा जीवन थोड़ा ना निकला है अभी तक। अप डाउन आए हैं, Right. कभी हमने ग्रो किया है, कभी हम डाउन हुए हैं, कभी हमने बहुत राइज किया है ना। तो जो भी मेरे से प्रेडिक्शन लेते हैं, कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे हैं कि मतलब बर्थडे से 10 डेज पहले ही वो फोन कर देंगे, मैम हमारा बर्थडे आने वाला है, ईयरली प्रेडिक्शन दे दीजिए आप। और ईयरली प्रेडिक्शन के हिसाब से उपाय भी अलग बनते हैं। मतलब ऐसे भी कॉल्स, ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं। और वो क्लाइंट्स हैं जो सच में उन्होंने बहुत राइज किया है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और हर काम गाइडेंस लेके ही करते हैं कि मैम हमारा बर्थडे आने वाला है, अब 1 साल के लिए हमें क्या प्रिकॉशन करने हैं, क्या हमें रेमेडी करनी है, क्या हमें चीजें ध्यान रखनी है। तो ईयरली प्रेडिक्शन में हम उनको पूरा जब भी उनका बर्थडे आता है, सपोज जनवरी में बर्थडे है तो जनवरी से नेक्स्ट जनवरी, मतलब जनवरी आपका ऐसे जाएगा, फरवरी में आपको ये ध्यान रखना है, मार्च टू अप्रैल आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, मई टू जून आपको फाइनेंस का ध्यान रखना है, कोई पेपर वर्क मिस हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन पे आप साइन करते हुए ध्यान रखना। क्योंकि जब बहुत बड़े लोग होते हैं ना तो ये सब चीजें बहुत बतानी पड़ती है हमको। डॉक्यूमेंटेशन का लॉस, मैम डॉक्यूमेंटेशन का लॉस क्या हो सकता है? तो डॉक्यूमेंटेशन का लॉस ये हो सकता है, कोई आपकी इंपॉर्टेंट रिसिप्ट गुम हो सकती है, आपके कोई इंपॉर्टेंट पेपर गुम हो सकते हैं, या कहीं आप बिना पढ़े कुछ साइन कर दिया तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन का लॉस ही है। तो ये सारी चीजें कुंडली देख के प्रिडिक्ट हो जाती हैं? बिल्कुल हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल हो जाती है। जो लोग आपसे जो आप जिन क्लाइंट्स के बारे में बता रहे हैं और जो रेज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स है कि उनका एक विश्वास होता होगा, उनको वो रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, तब वो बिल्कुल इस फील्ड में और एस्ट्रोलॉजी को इतना ज्यादा डेप्थ में लेके और उनके अकॉर्डिंग और गाइडेंस लेके चलते होंगे। बिल्कुल रिजल्ट मिलते हैं। और दूसरी चीज, आपने जैसे स्पिरिचुअल का भी पूछा, आपने देखा होगा अंबानीज की भी जो शादी हुई है, आपने देखा जी। मतलब अंबानीज, आप ये सोच रहे हो अंबानीज नाम है, लेकिन आज वो किस तरीके से शादी कर सकते हैं। लेकिन जब आपने उनके बेटी की शादी देखी होगी तो जब उसकी एंट्री हो रही है, बहुत ही सिंपल एंट्री थी, शंख बज रहे थे, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, घंटियां बज रही थी, उसके साथ उसकी एंट्री हुई थी। आप ये सोचो वो लोग इतने स्पिरिचुअल हैं। और अभी भी आपने देखा होगा कि अनंत अंबानी ने पूरी पद यात्रा करी है द्वारकाधीश तक। तो वो लोग इतने, मतलब पैसा होके भी इतना स्पिरिचुअल होना मतलब कम नहीं है ये चीज। तो स्पिरिचुअल होना, गाइडेंस लेना। अब आपने देखा था कि जब अनंत की शादी हुई थी, अनंत अंबानी की, कितने सारे ज्योतिष और पंडित आए थे फेरों में, कितने पंडितों को बाहर से बुलाया था, बड़े बड़े पंडितों को उन्होंने बाहर से बुलाया था। और हमारे यहाँ जब शादी होती है, डीजे सबसे महंगा होना चाहिए, टेंट सबसे महंगा होना चाहिए, एंट्री सबसे महंगी होनी चाहिए, मेहंदी वाला, खाना, क्या रुपए प्लेट होगी, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। और जो पंडित जी फेरे कराने आएंगे ना, उनसे डिस्कशन होगा पेमेंट का कि नहीं आप इतना मत लीजिए। क्यों? अरे क्यों नहीं लीजिए, सारा काम शादी संपन्न पंडित जी करवा रहे हैं। राइट। शादी आपकी संपन्न ही जब वो फेरे होंगे तब होगी। वो तो सब चीजें दिखावे की हैं कि जो आपके कॉलीग्स आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि चलो शादी में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो मेन शादी है वो आपके अग्नि के फेरों के साथ हो रही है। उसमें लोग आजकल ये बोलते हैं कि पंडित जी फेरे थोड़े से फटाफट करवा देना, पंडित जी फेरे ना 1-1.5 घंटे में निपटा देना। लेकिन हमारे यहाँ आज भी फेरे में 4 घंटे 5 घंटे ही लगते हैं। दूसरी बिल्कुल विधि विधान से होता है। मैं कुंडली देखती हूँ, लेकिन मेरे कजन्स हैं, मेरे नोन टू में जो भी पंडित हैं, जो कर्म कांड के पंडित हैं, वो भी मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। जब भूमि पूजन होता है या जब मकान का मुहूर्त होता है, आपकी शादी विवाह है, फेरे हैं, तो उसमें हमारे खुद के पंडित आएंगे, पूरे यूनिफॉर्म में आएंगे। और वो आप चाहे कितना भी कहो, वो अपना जितना टाइम उनको लगेगा वो लगाएंगे।
वो 1-1.5 घंटे में निपटाने वाले नहीं होंगे क्योंकि अभी भी हमने लास्ट 4 अप्रैल को ही भूमि पूजन हुआ था। एक वास्तु का प्रोजेक्ट ले रखा है, तो भूमि पूजन हुआ वहां पे। तो राजस्थान से ही आए थे पंडित और उन्होंने भूमि पूजन में 4 घंटे लगाए हैं। 8 बजे भूमि पूजन शुरू हुआ था सुबह, जो कि 11 बजे खत्म हुआ है 11:30। ओके। तो मंत्रों के उच्चारण, वाइब्रेशंस, तो उससे आपका ऑरा, आपका एरिया भी तो पॉजिटिव होता है। राइट, वेरी ट्रू। तो ये सब तो बातें हो गई ज्योति जी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और तो जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आपकी जर्नी में आए हैं कि जो आपको आज तक याद है, या जब आप उसको याद करती हैं तो बहुत हंसी आती है, या मैं यूं कहूँ कि कोई ऐसा फनी मोमेंट आपके साथ में जुड़ा हो आपके किसी प्रोजेक्ट के साथ में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फनी मोमेंट रहे हैं। जब वास्तु करने जाती हूँ, वास्तु के काफी सारे मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो अब क्वेश्चंस ही होते हैं क्लाइंट्स के। मुझे याद है कि यहाँ पे दिल्ली में एक किसी ने फ्लैट लिया था। उसमें भी ये था कि हस्बैंड वाइफ थोड़े से कॉन्ट्राडिक्ट, वाइफ पूरा बिलीव करती है, हस्बैंड थोड़ा कम बिलीव करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब वाइफ ने बोला नहीं, थोड़ा तो वास्तु के हिसाब से बनाएंगे घर, वास्तु के हिसाब से बनाएंगे घर। तो फ्लैट था उनका, हम देखने गए थे, मैप आया हमारे पास, तो हमने पूरा देखा। तो बस यही है कि देखा तो अब क्या होता है कि जब हमने देखा तो हमने उनको बोला कि आपका यहाँ पे आपने ये लोहे की अलमीरा बना दी है, यहाँ पे ये ठीक नहीं है, यहाँ पे आपका ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो वाइफ ने कहा चलो ठीक है। हस्बैंड बोलता है कि अच्छा, आप फ्लैट का आप वास्तु कर रहे हैं, तो फ्लैट तो सारे ही एक जैसे बने हुए हैं, फ्लैट तो सारे ही एक जैसे बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन भी एक जैसा है, फर्नीचर भी एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, तो हमें दिक्कत क्यों आएगी? ऊपर वाले तो बड़े आराम से रह रहे हैं, नक्शा तो सेम ही है ना, नक्शा तो सेम ही है, ऊपर वाले का भी नक्शा यही है, उससे ऊपर वाले का भी नक्शा यही है ना, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो तो राइज कर रहे हैं। तो उनका आंसर मैंने ये दिया कि वो राइज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उसकी कुंडली आपकी कुंडली सेम है क्या? उसका जहां सूर्य बैठा है कुंडली में, वहां आपका थोड़ा ना बैठा है, कुंडलियां तो अलग अलग है ना। अब सपोज किसी के फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठा है, या सपोज किसी के फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य बैठा है, सपोज सन बैठा है किसी के फर्स्ट हाउस में, आपके फर्स्ट हाउस में सन बैठा है, और आपने कहीं ईस्ट में लोहे की अलमीरा लगा दी, तो लोहा शनि होता है, सबको पता है, लोहा शनि होता है। सूर्य शनि आपस में एनिमीज है, वो फ्रेंड नहीं है। सूर्य शनि जब भी इकट्ठे होंगे परेशानी होगी, घर में बाप बेटे की नहीं बनेगी, बाप बेटे की नहीं सुनेगा, बेटा बाप की नहीं सुनेगा, है ना। तो अब आपका सूर्य पहले घर में, उस पर्सन का सूर्य पहले घर में नहीं है, तो उसको वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ये चीज काम आती है। तो ये मेरे पास जवाब होते हैं उनके। तो उनका हस्बैंड, ये मतलब एक था मेरा प्रोजेक्ट, तो मैंने उनके हस्बैंड को जवाब दिया, तब उनको लॉजिकली जवाब दिया, मुझे भी बड़ा यहाँ पे ये लॉजिक तब उनको लगा। दूसरी चीज, जब उनका घर पूरा सेट हो गया, अब हम किसी का वास्तु करने गए, वो तो घर में जब एंटर मतलब हो रहे थे तब उन्होंने मैप दिखाया था। एक दूसरा हमने एक और प्रोजेक्ट था जिसमें वो रह रहे थे, लेकिन फिर वास्तु करना था। जैसे सपोज रह रहे हैं मैम, थोड़ी सी चीजें आप देख लीजिए, तो हम उनका वास्तु करने गए थे। तब उनके भी हस्बैंड ने हमें यही बात की थी कि मैम, मैंने कहा आपका ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ज्यादा खराब पड़े थे, तारों के बंडल, पतंग के मांझे, उनके गोले, गट्टे, शंख, घंटियां, माता की चुन्नियां, लैपटॉप, स्पीकर, प्रिंटर, कैसेटें, मतलब इतनी सारी चीजें पड़ी थी। तो मैंने कहा कि क्यों रख रखा है आपने? और आज भी सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द घर में ये चीजें होती है, वो अपने घर को डीक्लटर करते ही नहीं है। मतलब आज कैसेटें कौन बजाता है, सीडी भी कोई नहीं चलाता, फिर भी रखी हैं, होती हैं लोगों के घर में रखी। तो नहीं रखना चाहिए। हाँ, नहीं रखना चाहिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है मैम? अच्छा, हमारे घर में रखा हुआ है, उनको तो दिक्कत नहीं है, उनको तो, मेरे भाई को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो हमारे से भी ज्यादा कबाड़ पड़ा है जी, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका लॉजिक ये है कि भाई राहु की दशा आपको चल रही है, राइट, आपके ब्रदर को नहीं चल रही। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होते हैं वो राहु होता है। ओके, हाँ जी, वो नेगेटिविटी है।
तो जब तक लैपटॉप काम कर रहा है वो मरकरी प्लैनेट है, वो बुध प्लैनेट है, वो आपका बिजनेस है, वो आपको बिजनेस दे रहा है। लेकिन अब वो खराब हो गया, आप दूसरा लेके आ गए, उसको साइड में रख दिया, वो चल नहीं रहा, नया आ गया, नया काम स्टार्ट हो गया, पर वो पड़ा है, तो वो राहु है। ओके, दैट अफेक्ट्स। तो जिसके घर में राहु की दशा चल रही होगी उसको ज्यादा परेशान करेगा। सपोज वो बोलते हैं वो, मैम हम तो 4 लोग रह रहे हैं, हम यहाँ पे 6 लोग रह रहे हैं, मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हैं? तो भाई राहु की दशा आपको चल रही है ना, उनको थोड़ा चल रही है, तो वो सारा जो परेशानी है वो आपको इफेक्ट करेगा। बहुत मतलब डीप लॉजिक के साथ में आपने इस टॉपिक को, इस बात को जो है एक्सप्लेन किया है ज्योति जी। तो वैसे तो पूरा इंटायर सेशन जो आज का पॉडकास्ट रहा है वो बहुत ही नॉलेजेबल रहा है, और काफी सारे फैक्ट्स और काफी सारी मतलब लॉजिक स्टोरीज के साथ में, बातों के साथ में आपने अपनी बातों को जो है यहाँ पे एलोबरेट किया है, एक्सप्लेन किया है। पहली चीज तो ये कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी वाला रहा है। मेरे फूफा जी, मौसा जी और भी फैमिली मेंबर्स हैं जो आज भी ज्योतिष करते हैं। तो हमने ये सोचा, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप वास्तु का कोर्स करो। तो मैंने वास्तु का कोर्स करने गई, मैंने वास्तु का पूरा कोर्स किया। जनरल किसी को भी बोलूं कि आप अपनी पत्रिका दिखवा लो, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई जनरल उनके नोन टू में या फैमिली में या कोई कॉलीग, कोई रिलेटिव बोलता है परेशानी आ रही है, सब कुछ कहता है तुम अपनी पत्री दिखवा लो। तो काफ़ी लोग जो होते हैं या घर के ही मेंबर के, कुछ नहीं दिखवाना, फालतू के झंझटों में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। सो वी आर बैक अगेन विद वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, यस राइट, एस्ट्रोलॉजी। हम एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट को एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, और जिनके साथ आज हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं, शी इज वन ऑफ द वेरी रिनोन्ड एंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। लेट्स वेलकम ज्योति शर्मा जी। वेलकम ज्योति जी ऑन दिस सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त। जब हम बात करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी की, बिकॉज नाउ इट इज ऑन द लाइक बूम, ट्रेंड पे है, लोगों में बहुत ज्यादा विख्यात हो रहा है एस्ट्रोलॉजी। और आज आपके साथ इस पॉडकास्ट को करने का हमारा जो एक मकसद है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द एस्ट्रोलॉजी इज। सो पहले तो आप बताएं ज्योति जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ मोनिका जी टोस्ट विद दोस्त में आके, बहुत अच्छा लगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एस्ट्रोलॉजी जो अभी चल रहा है, और आफ्टर कोविड जो इसने बूम लिया है, मतलब हर एक फीड में, रील में, शॉर्ट्स में, सब जगह एस्ट्रोलॉजर हैं। तो सब अपना अपना मतलब तरीका बताते हैं, या जो भी उनको अच्छा लगता है, जो इस सब्जेक्ट में उनका है, सब बताते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहूंगी, बट एस्ट्रोलॉजी में मैं बिलीव करती हूँ ऑन, वी आर एजुकेटेड, हम लोग पढ़े लिखे हैं, बट मैं ये चाहूंगी कि इसकी अंधविश्वास पे बिलीव ना करके इसके साइंटिफिक तरीके पे बिलीव करें, इसकी साइंस पे बिलीव करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। हम जो भी चीजें निकालते हैं सारी कैलकुलेशन करके निकालते हैं। तो इसके कभी भी अंधविश्वास पे ना जाएं, सुपरस्टिशंस पे ना जाएं, इसके फैक्ट्स पे जाएं, इसकी साइंस पे जाएं। एग्जैक्टली हम हमारे आज के व्यूअर्स को, लिसनर्स को यही सारी फैक्ट्स और जो चीजें हैं आपके इस पॉडकास्ट के द्वारा हम बताना चाहेंगे। तो मेरा जो आपसे सबसे पहला आपका जो सवाल है, ऑफ कोर्स, कि इस फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी में आपका कब और कैसे आना हुआ, या वो ऐसी कौन सी चीज थी कि जिसने आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ खींच लिया? देखो, लास्ट 7 to 8 years से मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूँ। उससे पहले मैंने इसकी पढ़ाई करी थी। हम ब्राह्मण फैमिली से हैं, हम पंडित फैमिली से हैं। तो पहली चीज तो ये कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी वाला रहा है। मेरे फूफा जी, मौसा जी और भी फैमिली मेंबर्स हैं जो आज भी ज्योतिष करते हैं, ज्योतिष विद्या है उनके पास, और बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं। तो वो एनवायरमेंट तो मुझे बचपन से ही मिला है कि है ना। तो ये वाली, अब इस फील्ड में आने का कैसा हुआ कि मैंने पढ़ाई की है एमसीए और एमबीए। मैंने एमसीए किया हुआ है, मैंने एमबीए किया हुआ है, उसके बाद मेरी शादी हो गई।
अब शादी होने के बाद सबको पता है वुमेन्स को कि लाइफ चेंज हो जाती है लड़की की, बिल्कुल चेंज हो जाती है। इन लॉज, आपका घर, बहुत चीजें अलग होती हैं। शादी हुई, उसके बाद बेटा हो गया, और मेरी जो इन लॉज फैमिली है वो बिजनेस क्लास है। वो बिजनेस वाले लोग हैं, तो जो बिजनेस वाले लोग हैं उनको जॉब नहीं समझ आता। अब जो मैंने एजुकेशन करी MCA MBA, उसके लिए आप चाहे नोएडा जाओ या गुड़गांव जाओ MNC में जॉब करने के लिए, वो मेरे इन-लॉज ने अलाउ नहीं किया। उसके बाद काफी टाइम तक घर में रही, बच्चा हुआ, उसकी टेक केयर करी, फिर धीरे धीरे देखा तो हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। हस्बैंड ने ये बोला कि आपको अगर कुछ करना ही है तो आप बिजनेस करो। और मेरे मन में हमेशा से ये था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे जो हस्बैंड है वो रियल एस्टेट में। अब आजकल जो भी लोग अपना घर ले रहे हैं या जो मकान बना रहे हैं, वो थोड़ा सा वास्तु ऑस्पिशियस बनाते हैं, राइट। चाहे 100% ना बने, लेकिन जो मेजर चीजें होती हैं वो थोड़ा सा उनको लगता है कि हो जाए, अगर हम इतने रुपए लगा के, करोड़ रुपए लगा के अपना ड्रीम हाउस बना रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो हमने ये सोचा, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप वास्तु का कोर्स करो। तो मैंने वास्तु का कोर्स करने गई, मैंने वास्तु का पूरा कोर्स किया, लेकिन पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। तो वास्तु करते करते टैरो में भी इंटरेस्ट आया, न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट आया, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी में भी आया। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी करी तो अब लोगों को उपाय देने के लिए मैंने लाल किताब के उपाय भी सीखे। हाँ, तो मैंने सारी चीजें करी, और फिर जब सारी चीजें कर ली तो फिर इसको प्रोफेशन बनाना मुझे नहीं लगा कि कहीं पीछे रहना चाहिए। फिर मैंने 2 साल प्रैक्टिस करी, उसके बाद मैंने लास्ट 7 ईयर से इसको एज अ प्रोफेशन मैंने इसको सेटअप किया और इस प्रोफेशन में आई। काफी उतार चढ़ाव थे, फैमिली थी, पर सबका सपोर्ट था, तो आज मैं यहाँ पे पहुंच पाई हूँ। वेरी नाइस ज्योति जी, कि आपने ये बताया कि फैमिली सपोर्ट से आज आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट अपनी लाइफ में हासिल की है और आपने अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे ग्रो किया है। बट व्हेन इट कम्स टू अगेन द लाइक योर फील्ड की एस्ट्रोलॉजी में, तो इस जर्नी में आपने ऐसी क्या कौन सी खास चीजें जो स्पेसिफिक मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एस्ट्रोलॉजी में आपने सीखी हैं, आपके या मैं गुरु या मेंटोर की अगर मैं बात करती हूँ, या जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हो उनके बारे में? मेरे गुरु या जो मेरे मेंटोर हैं वो आचार्य लोकेश धमीजा जी हैं। मैंने उनसे सीखा है, और लिटरली आज जो मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और मैं मेंटोर कहूंगी मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और एक औरत को अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी में, और जो मेरा फील्ड है, एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेस है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो नाड़ी केपी एस्ट्रोलॉजी में है। मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी व्हाट इज इट? देखिए, वैदिक जो है बहुत लार्ज है, वैदिक में भी बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन वही बात हो गई जैसे कि साइंस में ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये सर्जन है, ये अर्थराइटिस वाले डॉक्टर हैं, वैसे ही मैं कहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी में भी मैं नाड़ी ज्योतिष मैंने की है। कि आप, ये बहुत सिंपल फॉर्मूले से ज्योतिष होती है कि कहते हैं ना, नाड़ी देखी और समझ आ गया कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो वो वाली चीजें बहुत ज्यादा लार्ज में नहीं जाना। शादी नहीं हो रही, कोऑर्डिनेट्स देखे, शादी कब होगी, प्रेडिक्शन। हेल्थ में प्रॉब्लम है, हेल्थ ठीक होगी नहीं होगी, सर्जरी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, उनको देखा और प्रेडिक्शन कर। ओके। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, तो व्हाट इज द लाइक डिफरेंस बिटवीन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अलग होती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अलग होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग होती है, जो मैंने करा है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी अलग होती है। अब देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये होता है कि वो नक्षत्र को भी इंक्लूड करते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। और जब आप लाल किताब से एस्ट्रोलॉजी देखते हैं या किसी की लाल किताब से कुंडली देखते हैं, तो लाल किताब में आपकी राशियों को उतना महत्व नहीं दिया गया है, या नक्षत्रों को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना वैदिक में दिया गया है। तो ये काफी, मतलब एक कहूंगी मैं, समुद्र है बहुत बड़ा, जो अगर आप पूरी लाइफ भी पढ़ोगे तो मुझे लगता है शायद पूरी लाइफ भी कम है। तो मैं तो अभी अपने आप को बहुत ऐसा समझती हूँ कि छोटी हूँ अभी, तो मुझे बहुत आगे जर्नी करनी है और बहुत लिखना है, पढ़ना है और सीखना है।
लेकिन ज्योति जी, आपने जो बताया है कि इतनी सी जर्नी में भी आपके कई सारे अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स रहे हैं, सो हम हमारे दर्शकों को आपके उन अचीवमेंट्स के और माइलस्टोन्स के बारे में बताना चाहेंगे। मैंने काफी सारे एस्ट्रोलॉजी कॉन्वेंशन अटेंड किए हैं, जिसमें जलंधर में गई हूँ, धर्मशाला गई हूँ, शिमला गई हूँ, जोधपुर हुआ है और दिल्ली में हुआ है, जिसमें ज्योतिष भास्कर, ज्योतिष वाचस्व, ज्योतिष वीरांगना, इंस्पिरेशन वुमेन्स अवार्ड, ये सारे अवार्ड आपको मिल चुके हैं। हाँ जी, ये सारे अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। और जो भी एस्ट्रोलॉजी कॉन्वेंशन होता है वहां पे ऑल ओवर इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और वहां पे उनकी मतलब डिबेट्स भी होती हैं, उनके स्पीचेस भी होते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ग्रेट। तो इसीलिए हमने हमारे व्यूअर्स को जब आपका इंट्रो दिया है कि आप सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही नहीं बनी है, और इतनी सारी अचीवमेंट्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां ज्योति जी। और हम चाहेंगे कि ऐसे कई सारे और अवार्ड से आपको नवाजा जाए। थैंक यू। तो बट व्हेन इट कम्स टू मिसकंसेप्शंस की, जब हम अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो आजकल के लोगों में ना कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर, आप उन्हें कैसे दूर करेंगी? देखिए, मिसकंसेप्शन देखो होता क्या है कि जब लोग एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन लेने की बात आती है, सपोज मैं जनरल किसी को भी बोलूं कि आप अपनी पत्रिका दिखवा लो, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई जनरल उनके नोन टू में या फैमिली में या कोई कॉलीग, कोई रिलेटिव बोलता है परेशानी आ रही है, सब कुछ कहता है तुम अपनी पत्री दिखवा लो, तो काफी लोग जो होते हैं या घर के ही मेंबर के कुछ नहीं दिखवाना, फालतू के झंझटों में मत पड़ो, काम करो, मेहनत करो, सब फल भगवान देगा। और वहीं पे बात आ जाती है जब उनके घर में शादी हो रही होती है, तब वो मुहूर्त दिखाने जाएंगे शादी का कि हाँ किस डेट पे शादी होनी चाहिए, मकान बना रहे हैं तो किस डेट पे हम गृह प्रवेश करें, मुंडन संस्कार कब करें, ठीक है, बच्चे का नामकरण संस्कार करना है तो किस अक्षर से नाम रखें। तो जब आप इन सब चीजों पे बिलीव कर रहे हो तो उसमें भी तो आपकी राशि देखी जाएगी, आपका चंद्रमा देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग शादी की डेट निकाली जाएगी, है ना। तो जब आप इतना विश्वास कर रहे हो लेकिन ये विश्वास नहीं कर रहे कि हम आगे के लिए गाइडेंस ले लेते हैं जी, तो ये लोगों का जो मैंने इस जर्नी में अपने एक्सपीरियंस किया है वो मुझे बड़ा अजीब लगता है। कि जब आपकी कुंडली दिखवाने की बात है वहां आप कह रहे हो कि नहीं कर्म करो, कुछ नहीं होता, ये फालतू के झंझटों में मत पड़ो, और वहीं जब बेटे की शादी हो रही है और आप डेट निकलवाने जा रहे हो तो लड़की का नाम ये है जी, लड़के का नाम ये है जी, तब भी वो चंद्रमा देखेगा, तब भी वो उनकी राशियां देखेगा, तब भी वो ज्योतिष का पूरा सिस्टम होगा। तो लोग अपनी सुख और सुविधा के हिसाब से चलते। राइट। तो जब आपने यहाँ पर कुंडली की बात कर ही दी है ज्योति जी, तो हम जानना चाहेंगे कि एक तो कुंडली कब दिखानी चाहिए, ठीक है, और क्या कुंडली में हम सिर्फ भविष्य देख सकते हैं या उससे भी ज्यादा पता चल सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर क्या क्या लिखा है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुंडली पहले तो कब दिखवानी चाहिए, तो आप 13 साल के बाद आप कुंडली दिखवा सकते हो। 13 ईयर्स तक कुंडली नहीं दिखवानी चाहिए। हाँ, रीजन ऐसा कहा जाता है कि बच्चा 5 साल का होता है वो अपने माँ के कर्म भोग रहा होता है। जब वो 5 से 10 साल का होता है तब वो अपने पापा के कर्म, क्योंकि वो उस वक्त कुछ कर ही नहीं रहा होता ना। अगर उसकी लाइफ में लग्जरी लिखी है तो ऑटोमेटिकली फादर को इनकम होगी और उसकी लाइफ में लग्जरी आएगी, तो वो उनके कर्म भोग रहा होता है। तो 13 इयर्स के बाद आपको कुंडली दिखवानी चाहिए। हाँ, अगर कोई मेजर हेल्थ इशू है, कोई बच्चा हुआ, उसको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, आप ये पूछना चाहते हो कि दिक्कत ठीक होगी नहीं होगी, तो वो बात अलग है। लेकिन आप अभी से ही पूछ रहे हो ये बड़ा होके क्या बनेगा, इसका करियर क्या होगा, तो वो चीज मुझे थोड़ा सा लगता है कि 13 इयर्स के बाद आप दिखाओ, अगर मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो। दूसरी चीज, जैसे आपने पूछा कि कहाँ तक सपोर्ट करती है कि मतलब भविष्य हम कहाँ तक देख सकते हैं वो, तो पहली चीज तो ये कि एस्ट्रोलॉजी में एक रोड मैप होता है, जैसे गूगल मैप होता है। तो एस्ट्रोलॉजर आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकता, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बदल सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता मोनिका जी मुझे कुंडली दिखवाने आई है और मैं उनको 100 करोड़ का आदमी बना दूं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता सीरियसली, बिल्कुल सीरियसली। बट आजकल जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो वहां पर तो यही सब दावे किए जा रहे हैं कि विद इन फ्यू मतलब मिनट्स या मंथ्स आपको जो है जो चीज आप
पाना चाह रहे हैं वो आपको ये सब चीजें करने से हासिल हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं और वो होता भी कई बार अतरंगी सॉल्यूशंस भी वो देते हैं, तो बिल्कुल, उनके बारे में भी बिल्कुल, प्लीज बिल्कुल, आप आप यही चीज मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजर कभी भी आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकता। एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है कि इस पाथ पे चलो, इस रूट पे चलो। अगर सपोज मैं आपकी कुंडली देख रही हूँ और मैंने आपको ये बता दिया मोनिका जी आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं, हो सकता है आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आप थोड़ा संभल के रहना, तो मैंने आपको अवेयर कर दिया। अब क्या होगा कि आपके दिमाग में मेरी बात रहेगी, तो अब आने वाले 2-3 महीनों में अगर आपका झगड़ा हो भी रहा होगा तो आप क्या करेंगे? आप उसको टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे वो अवेयरनेस पहले ही मिल चुकी है, है ना? आपको अगर मैं बोल देती हूँ कि आप सीढ़ियां आराम से चढ़ना, गीली हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप पकड़ के चढ़ेंगे, आप स्लोली चढ़ेंगे, क्योंकि आपको अवेयर कर दिया। हो सकता है फिर भी गिरे, चोट लगे, लेकिन उतनी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको अवेयर किसी ने किया ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता सीढ़ी गीली है या क्या है, तो आप अगर तेज से चढ़ रहे होते तो गिरते भी ज्यादा, चोट भी ज्यादा लगती। तो ये काम जो होता है, एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करता है। तो अब आपको अगर पहले ही पता चल गया कि मेरे आने वाले 2-3 महीने मुझे बोला है कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो अगर हो रहा होगा ना, तो आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, आप उसको डिनाई करोगे कि नहीं अभी मेरा टाइम खराब चल रहा है, मुझे बोला हुआ भी है, तो मुझे ये अभी झंझटों में नहीं पड़ना। आप उसको बढ़ाओगे नहीं, माइंडसेट हो जाता है ना जी। अब सपोज कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अब आपने काफी लोगों को देखा होगा, हमारे एक्सपीरियंस में हमने इतना भी जो भी उम्र हमने पाई है उसमें देखा ही है, काफी लोग 4-4 बिजनेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, नहीं चला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर लास्ट में कुछ नहीं चला, फिर जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप नॉमिनल अमाउंट देके एक गाइडेंस ले लेते हैं, तो आप उन सारे खर्चों से बच जाते जो आपने 4-5 बिजनेस करके लगाए, क्योंकि कुंडली से ये पता चल जाता है कि आपको बिजनेस सूट करता है या जॉब सूट करता है। ओके हाँ, अगर आपको बिजनेस सूट करता है तो आप इन्वेस्टमेंट 2-3-4-5-10 लाख लगा के आप बिजनेस स्टार्ट करो, आपको होगा गेन। लेकिन अगर आपकी कुंडली में है ही नहीं बिजनेस, आपको जॉब का ही गेन है, तो क्यों अननेसेसरी पैसे बर्बाद करना जी। जब आपका फिजिकल और मेंटल एफर्ट से ही आपको गेन आना है, जो कि जॉब में होता है। फिजिकल एफर्ट लगते हैं, मेंटल एफर्ट लगते हैं, वहां पैसा नहीं लगता वहां हमारा, और हमें हमारी सैलरी मिलती है। तो आप कितने सारी चीजों से बच सकते हो। तो आपको गाइड मिल रही है अगर, तो मुझे नहीं लगता कि वो कम है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। मतलब बहुत ऑनेस्टी के साथ में बहुत प्रैक्टिकल मतलब जो है आपके जवाब, और आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही हैं। अगेन जब आप कुंडली की बात कर रही हैं ज्योति जी, तो कुंडली किस पे बेस्ड है? नक्षत्रों पे? बिल्कुल, नक्षत्रों पे बेस्ड है, हमारे प्लैनेट्स हैं उन पे बेस्ड है। जो नक्षत्र होते हैं हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। अच्छा। अब जो नक्षत्र हैं वो राजा दक्ष की बेटियां हैं और चंद्र की रानियां हैं, और चंद्र की प्रिय रानी है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र which is like very सुंदर और खूबसूरत नक्षत्र जिसको बोलते हैं, भाई रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो रोहिणी नक्षत्र। अब 27 नक्षत्र 12 राशि 12 मतलब प्लैनेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। अब 12 प्लैनेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, तो टोटल हो गए 108। तो 27 नक्षत्र, 108 पद, 12 राशियां, 12 भाव, एक राशि में 9 पद, टोटल वापस 108। तो अब आप देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, मतलब पूरा कैलकुलेशन पर बेस्ड है। और व्हेन इट कम्स टू ज़ोडिएक साइंस की, जैसे आपने भी राशि और नक्षत्र, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में भी देखो 12 राशियां होती हैं, 12 हमारे मतलब प्लैनेट्स होते हैं, 12 राशियां, 12 प्लैनेट्स। और कुंडली जब हम बनाते हैं तो उसमें 12 ही हाउसेस होते हैं। उन हाउसेस में हमारे नक्षत्र, हमारी राशियां, हमारे ग्रह प्लेस्ड होते हैं। कि सपोज अगर मेरा बर्थ 89 में हुआ है, तो 89 में जिस टाइम मेरा बर्थ हुआ था उस वक्त सूर्य कौन सी राशि में था, वो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी होता है। देखो तो ये जो राशि और नक्षत्र है, ये कॉम्बिनेशन में चलते हैं, लाइक बिल्कुल के
नहीं, नक्षत्र तो 27 होते हैं जी, और हमारी जो राशियां होती है वो 12 होते हैं और हमारे ग्रह भी 12 होते हैं, तो वो उनमें डिवाइड्स होते तो हैं। हमारे जीवन पे ज्यादा इफेक्ट किनका होता है? देखो, जीवन पे हमारे सारा इफेक्ट नक्षत्रों का भी है, ग्रहों का भी है, मेन ग्रहों का है। जी, कहते हैं ना अभी मेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे, है ना, तो ग्रहों का भी बहुत जी। बड़ा रोल है इसमें। जी, और हमारी एस्ट्रोलॉजी, मैं तो यही कहूंगी, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हम बिल्कुल करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में भी आपने देखा होगा कि जो मून प्लैनेट होता है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है। हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो चंद्रमा होता है बहुत फास्ट मूव करता है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी जब हम कुंडली बनाते हैं तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस टू अनदर हाउस बहुत फास्ट मूव करता है, इसीलिए लोगों के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपने देखा होगा। अच्छा, ये भी एक रीजन है? बिल्कुल, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारे मूड स्विंग्स का कारक है, चंद्रमा हमारे मदर का कारक है, चंद्रमा शीतल है, पानी, दूध सब चंद्रमा है। लेकिन जब हम मूड स्विंग्स की बात करते हैं तो वो ज्यादातर अफेक्ट जो है वो फीमेल्स को करता है। बिल्कुल, तो सिर्फ फीमेल्स पे ही ये चीज क्यों? अब देखो, क्योंकि हो सकता है, अब मुझे पता नहीं, लेकिन कुंडली में उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड होगा। अच्छा, इसीलिए उनके मूड स्विंग्स होते हैं। अगर चंद्रमा किसी गलत हाउस में बैठ जाता है या जहां उसका प्लेस सही नहीं है ना, अपनी उच्च राशि में बैठता है तो अच्छे परिणाम देता है, अपनी नीच की राशि में बैठता है तो बुरे परिणाम देता है। बस यही कैलकुलेशंस हैं जो हम करते हैं। और आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा प्लैनेट जुपिटर को माना गया है। राइट। तो हमारी कुंडली में भी गुरु ही सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। जी, गुरु ही होता है। तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। सच में ज्योति जी, इतना वास्ट और इतना डेप्थ है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि मतलब अगर इनके बारे में पढ़ाई की जाए या समझा जाए तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत टाइम लग जाता है और बहुत अच्छे गुरु से आपने जो है इनकी ये विद्या हासिल की है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी से हटके मैं अगर या एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता आप इस क्वेश्चन को कैसे रिलेट करेंगी, बट व्हेन इट कम्स टू डेस्टिनी या फ्री विल या मैं यूं कहूं कि किस्मत और मेहनत, दोनों क्या एक साथ? बिल्कुल एक साथ चलती है, हैं? बिल्कुल पैरेलल चलती है। आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखो, कोई भी फील्ड का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, चाहे बॉलीवुड का ही ले लूं, कि बॉलीवुड में आज मुंबई लाखों मॉडल्स जाते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन नहीं सक्सेस हो पाते। वहां पे डेस्टिनी काम करती है कि वहां डेस्टिनी साथ नहीं दे रही उनका। मेहनत तो कर ही रहे हैं ना, एफर्ट्स तो लगा ही रहे हैं बेचारे। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि किसी की शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है और इवन एक्टिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत चल रहा है। क्यों? क्योंकि डेस्टिनी है उसके पास। तो डेस्टिनी और आपके एफर्ट्स तो बिल्कुल पैरेलल चलेंगे। देखो, एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। अब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि अगर मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं और मैं अगर घर ही बैठी रहूं और मुझे लग रहा है योग है, मेरी डेस्टिनी में है, मुझे मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब, तो बैल बजा के कोई ऑफर लेटर देने नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और एफर्ट क्या? मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग जाना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एग्जाम में बैठना पड़ेगा, वो मेरे एफर्ट्स हैं। तो जब एफर्ट और आपकी डेस्टिनी साथ काम करती है तो आप राइज करते हो। तो ये चीज पैरेलल चल। जब आपने बॉलीवुड का और ये एग्जाम्पल दिया तो आपने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया। आपने नेपोटिज्म जो है उस शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, बट ठीक है कि उस पर भी हम कभी और बात करेंगे। ज्योति जी, आजकल की, जैसे आपको पता है कि ये जो आज का एरा है, इट इज लाइक वेरी फास्ट गोइंग, एक फास्ट पेस्ड लाइफ में आपको क्या लगता है एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है? देखो, बहुत मदद कर सकता है। मैं तो यही कहूंगी कि इतनी फास्ट लाइफ में आप, आजकल लोगों के लिए पैसा कोई मैटर नहीं करता। आप पीवीआर एक मूवी देखने जाते हैं और आपको खुद को पता होगा कि जब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते हैं तो वहां पे क्या खर्चा आता है या वहां पे पॉपकॉर्न क्या रेट है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आप इतना एक्सपेंड कर सकते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजी की गाइड लेके आप अपना एक रोड मैप क्यों नहीं तैयार कर सकते कि नहीं, मुझे आने वाला टाइम मेरा कैसा रहेगा, मुझे पहले ही पता चल जाए। ठीक है, मेरे आने वाली हेल्थ कैसी रहेगी, मैं उसके लिए अवेयर हो जाऊं, है ना, मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, मेरा कोई फाइनेंशियल लॉस होने वाला है तो मैं उसको
थोड़े 50% भी अगर बचा पाऊं तो मैं उसको जी। बचा पाऊं, राइट। ठीक है ना। क्योंकि देखो जो होना है वो तो होगा, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे जो होना है वो तो होगा ही, नहीं होगा, लेकिन आप उसको किसी हद तक मतलब सीमित कर सकते हैं। अब काफी लोग पूछते हैं उपाय कहाँ तक काम करते हैं। आपने मैम उपाय बताए, अब हम ये उपाय करेंगे सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उनको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप बारिश में जा रहे हो और आपको सडनली बहुत तेज बारिश में कोई एम्ब्रेला दे दे, आपको कैसा महसूस होगा? आपको रिलीफ मिलेगा ना एक बार का, तो यार अम्ब्रेला मिल गया मुझे और अब मैं चलो उतना भीगूंगा नहीं। हालांकि हो सकता है आप 2 घंटे चलेंगे तो नीचे से भीग भी जाए, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम आपके हाथ में आ गया। तो रेमेडी 30-40-50% आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को बेटर कर सकती है अगर आप करते हैं तो। सो ट्रू। तो ये जैसे मैंने बताया कि भागम भाग वाली लाइफ में, फास्ट पेस लाइफ में जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, क्या उसको भी एस्ट्रोलॉजी कम कर? बिल्कुल। देखो अगर आप गाइडेंस लोगे, स्ट्रेस एंजाइटी है तो जो प्लैनेट खराब है आपकी कुंडली में, वो आपकी कुंडली देखने से ही पता चलेगा कि कहाँ कौन सा प्लैनेट डिस्टर्ब है। जो भी प्लैनेट डिस्टर्ब होगा उसके हम उपाय देंगे, उसकी हम रेमेडीज देंगे। स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम यही बोलेंगे, वैसे चंद्रमा बैलेंस नहीं होगा उसका, तो अपने चंद्रमा को ठीक करो, पार्क जाओ, ग्रीनरी में वॉक करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि एंजाइटी, स्ट्रेस ये किसी टेस्ट में नहीं आते, इनके कोई टेस्ट भी नहीं है और ये किसी टेस्ट में आते भी नहीं है। और दूसरी बात कि आप अगर कंसल्टेशन लेते हैं तो आप अपने प्लैनेट्स ठीक करते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई रील देख रहे हैं, जी सपोज आप इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं और आप कुकिंग रील देख रहे हैं, अगर आप सैड हैं, आप सैड सी रील देख रहे हैं, तो इंस्टाग्राम भी आपको सैड ही रेकमेंड करेगा। वो ये नहीं समझेगा कि ये सैड है, ये सैड रील देख रहा है तो उसके ऑपोजिट मुझे पॉजिटिव दिखानी है, वो नहीं। आप कुकिंग देखोगे वो कुकिंग रेकमेंड करेगा, आप सैड देखोगे वो सैड रेकमेंड करेगा। तो ये चीज है कि आप बिल्कुल देखो, शॉर्ट्स देखो, रील देखो, लेकिन अपने मन को ठीक करने के लिए पॉजिटिव चीज देखो, पॉजिटिव चीज पढ़ो। तो ये मेडिटेशन करो आप है ना। जैसे उपायों में ये भी होता है कि जो भी नीडी पर्सन है आप जाके उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करो, उनको कुछ बांटो, तो आपका केतु अच्छा होता है ना, आपका मन अच्छा होता है। और सच में जब आप इतने समर्थ हैं और आप कुछ भी बांटते हैं ना किसी भी नीडी पर्सन को, सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी ज्योति जी कि हम अक्सर जब आप ये सोशल मीडिया की बात की है कि कई ऐसे फीड्स भी हम देखते हैं, ऐसी रील्स भी हम देखते हैं कि जिसमें लोग ना सोशल वर्क कर रहे हैं, गरीबों को बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट वो उनको जिस तरीके से उस रील में शो ऑफ कर रहे हैं, क्या ये सही है? देखो वैसे तो कहा जाता है कि जब आप दान पुण्य करते हैं तो पता नहीं चलना चाहिए, राइट, ठीक है। हाँ। अब वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो या तो दान पुण्य नहीं, वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और उसके लिए कर रहे हैं। व्यूज के लिए और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन दान हमेशा वही होना चाहिए कि किसी को पता ना चले। ठीक, दान वही होता है। और जैसे कि अगर हम हमारी यंग जनरेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा आज का यूथ है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है या उनका इंटरेस्ट या क्रेज कम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल कम हो रहा है, कम हो रहा है क्योंकि यूथ ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पे मुझे नहीं लगता इतना बिलीव करता है। और मैंने भी अपनी जर्नी में देखा है कि इस पे ज्यादा बिलीव फीमेल्स करती हैं, क्योंकि मुझसे जब कंसल्टेशन लेती हैं फीमेल्स, वो ये भी कहती है नहीं मैम आप जल्दी बात कर लेना, इस टाइमिंग में मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, उनको ये सब नहीं पसंद, अच्छा है ना, मेरे घर में इनको ये नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को ये नहीं पसंद। तो मैं उन सबसे अगेन वही कहना चाहूंगी कि आप इसके सुपरस्टिशंस को मत देखो, आप इसकी साइंस को देखो। आपको ये समझना है कि मुझे गूगल मैप निकाल के अगर पंजाबी बाग जाना है तो मुझे, अगर मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एक बार एक कंसल्टेशन ले लेता हूँ, लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप अगर कोई भी काम स्टार्ट करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, लाखों का इन्वेस्टमेंट लगाओगे, तो एक कंसल्टेशन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि अपन कंसल्टेशन लेके देख भी लेते हैं कि ये बिजनेस सूट करता भी है नहीं करता, फाइनेंस हमारे ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, करना चाहिए नहीं करना, तो बहुत बड़े लॉस से बच सकते हैं आप,
है ना। तो मैं तो यही कहूंगी यूथ को कि इसको एज अ साइंस की तरह देख के आप गाइडेंस लो, ना कि ये कि कुंडली दिखवाना, उनको थोड़ा सा ये साउंड भी थोड़ा सा वो लगता है। तो मैं इसको उन्हीं की मतलब भाषा में कहूंगी कि आपको गाइडेंस लेना। इट्स अ साइंस, इट्स अ लॉजिक, और कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के पीछे बहुत अच्छी साइंस है, लॉजिक्स है, राइट। और जैसे कि अगर आपके पास में कोई क्लाइंट आता है या जैसे आप उनको पर्सनल प्रेडिक्शंस देती हैं, तो आपको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं हम? हालांकि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है एस्ट्रो ज्योति शर्मा, वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा ऑफिस नंबर उसी पे पेज पे दिया हुआ है, 7303590297, वो मेरा ऑफिशियल नंबर है। प्रियंका कॉल उठाएगी, आप उस पे व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, आप उससे बात करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और मैं क्लासेस भी देती हूँ जिसमें टैरो, न्यूमरो और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ऑनलाइन। वाह, दैट्स वेरी ग्रेट कि मतलब इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कोने से फिर वो हम ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो ज्योति जी, ये तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपने वाकई में बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर फैक्चुअल बातें हमें बताइए, बट व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि आप साथ साथ होम मेकर भी हैं, फैमिली को भी आप रन करती हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को? देखो, मैनेज करना अगर हम सोचें कि डिफिकल्ट है तो बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट है, और अगर हम सोचें कि कुछ नहीं डिफिकल्ट है तो मेरे हिसाब से सब कुछ स्मूथ है ना। हम जब बोलते हैं ना टाइम नहीं है, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर आपको अपने प्रोफेशन को जीना है, अपनी पहचान बनानी है, अपनी पहचान बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और बहुत मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, और मैंने जैसे कि पहले बताया एमसीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है। वो लड़की इस फील्ड में आई, तो कभी जॉब नहीं ट्राई किया आपने? जॉब मैंने ट्राई किया, बट जॉब वही बात कहूंगी कि नोएडा या गुड़गांव, और फिर एमएनसी की जॉब सुबह 9 to 7-8 तक, फिर आप फैमिली को भी कब देखोगे, हस्बैंड को, इन लॉज को, बच्चे को, सब प्रायोरिटी होती है विमेंस की। तो वो चीज है। तो आप ये सोचो, इतना मतलब डबल पीजी करके मैं इस एस्ट्रोलॉजी में आई तो वो मेरे को मतलब मेरे जो कॉलेज मेट हैं उन्होंने भी बहुत शौक से मुझे, ज्योति ये क्या कर रहे हो आप तो उनको भी मैंने ऐसे ही समझाया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये मैं सबको गाइड कर रही हूँ। इट्स बेटर टू अप टू पैशन टू प्रोफेशन, लाइक अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना इज तो लाइक इसको साइंस के तरीके से, जैसे कि कई बार होता है ना कि हम जब कोई नारियल, जब नजर लगती है बच्चे को, और ये आज की बात नहीं है, ये हमारे दादी नानी के जमाने की भी बात है कि जब बच्चे को नजर लगती है तो दादी नानी बोलती है कि राई नमक वार दे इसके ऊपर, बच्चे को नजर लग गई है, ये वो। और ये फैक्ट भी है, ये होता भी है, ये हमने देखा है। मतलब मैं अगर अपनी फैमिली में भी मैं देखती हूँ कि बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, और जो आप बता रहे हैं, हम अगर कुछ भी एक ऐसा नजर उनकी उतार देते, सडनली चुप, तो इट मीन्स देयर इज वर्क करता है, इट वर्क्स बिकॉज क्योंकि राई नमक शनि होता है, और जो नजर लगती है ना वो मतलब उसी चीज से लगती है, शनि की किसी की हार्श नजर होती है, ईवल आई होती है, तो नजर लग जाती है। अब होता क्या है, अब इसमें भी ये रहता है कि आपको जो नमक और राई वारना है ऊपर से, वो एंटी क्लॉकवाइज मारना। अच्छा। अब उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज का रीजन क्या है? अब हम वही बात है ना, हम इतने पढ़े लिखे हैं तो अब अच्छा उल्टा ही क्यों वारे, सीधा वारने से क्या हो जाएगा? क्योंकि बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, मैं क्लास से लेती हूँ तो उनके ये भी क्वेश्चन होता है, अच्छा मैम सीधा वार देंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों बोल रहे हो? तो हमने 6th क्लास की साइंस में ही पढ़ा था कि जब स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर जाता है, ओके, और पेचकस से स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो बाहर आता है जी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तभी बाहर। तो हमें जो एनर्जी, जो ईवल आई लगी है उससे निकालना ही तो है, तो इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। एक रीजन के साथ आपने एक्सप्लेन किया, एक लॉजिक के साथ में आपने एक्सप्लेन किया। हाँ, तो जो नेगेटिविटी हमें लगी है, या जो भी बच्चे शादी में होके आते हैं, नजर लग जाती है, तो उस नेगेटिविटी को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तब वो बाहर निकलेगी। तो ये वाली चीज, मतलब आपके जो कंसेप्शंस है ना, जो कॉन्सेप्ट्स हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, वो बहुत ही
क्लियर है, एक विजन क्लियर है आपका। और अब ज्योति जी, मैं अगर आपकी पर्सनली है जैसे कुछ फेवरेटिज्म्स, आपकी कुछ फ्री टाइम में आप क्या, आपकी हॉबीज रहती हैं, क्या करना पसंद करती हैं मैं आप? फ्री टाइम में देखो, मुझे अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना, शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब कभी टाइम होता है तो मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि आप भी टाइम निकालो और शॉपिंग करने चलते हैं, या फिर कभी मतलब 2 दिन के लिए थोड़ा सा आउटिंग कराएं, बच्चे के साथ गेम्स खेलना, ऐसे ही मैं टाइम एक्सपेंड करती हूँ अपनी। मेरी हॉबीज यही है कि मैं अपने फैमिली के साथ बैठ के खूब सारी बातें करूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे ज्योति जी, की जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, स्पेशली उनको जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में नए हैं, दोज हु आर बिगिनर्स? तो उनको मैं यही एडवाइस करूंगी कि देखो, इसको आप एज अ साइंस देखें, बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि देखो दिखाने से और वहम हो जाएगा, क्योंकि है ना, राजस्थान से हैं, मारवाड़ी हैं हम लोग, राजस्थानी हैं, तो कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाओ तो रोग दिखाते हैं और ज्योतिष के पास जाओ तो दोष दिखाते हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो रोग और ज्योतिष के पास जाओ तो दोष। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, सारे ज्योतिष, सारे एस्ट्रोलॉजर एक जैसे भी नहीं होते, है ना। इतना साइंटिफिकली बताना, करना, समझाना, मेरा वैसे भी है कि मैं डराती ही नहीं हूँ। हाँ, जो प्रिकॉशन आपको करने हैं आप वो करो। आपको क्या गाइडेंस चाहिए, बच्चे को क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, आप गाइडेंस ले सकते हैं। ये मैं जरूर कहूंगी कि आज के यूथ को कि आप कोई भी काम कर रहे हो आप गाइडेंस लेके करो। दूसरी चीज कि जब हम कुंडली देखते हैं तो हम लगन कुंडली देखते हैं। लगन कुंडली वो होती है जब आपका बर्थ होता है, जब आपका बर्थ हुआ जिस भी ईयर में, वो आपकी लगन कुंडली होती है। ठीक है। और आपके बर्थडे टू बर्थडे की जो कुंडली बनती है वो आपकी ईयरली प्रेडिक्शन होती है। क्योंकि आपने देखा होगा हर साल एक जैसा थोड़ा जाता है। कई साल, मतलब 2024 हमारा बहुत अच्छा गया था, 25 ठीक ठीक सा जा रहा है, 23 भी ठीक ही गया था, 22 बहुत अच्छा गया था। तो आप ये देखो कि जब हमारा बर्थ हुआ उस वक्त वो जो कुंडली बनी वैसा सा ही पूरा जीवन थोड़ा निकला है अभी तक। अप डाउन्स आए हैं, कभी हमने ग्रो किया है, कभी हम डाउन हुए हैं, कभी हमने बहुत राइज किया है ना। तो जो भी मेरे से प्रेडिक्शन लेते हैं, कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे हैं कि मतलब बर्थडे से 10 डेज पहले ही वो फोन कर देंगे, मैम हमारा बर्थडे आने वाला है, ईयरली प्रेडिक्शन दे दीजिए आप। और ईयरली प्रेडिक्शन के हिसाब से उपाय भी अलग बनते हैं। मतलब ऐसे भी कॉल्स, ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं। और वो क्लाइंट्स हैं जो सच में उन्होंने बहुत राइज किया है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और हर काम गाइडेंस लेके ही करते हैं कि मैम हमारा बर्थडे आने वाला है, अब 1 साल के लिए हमें क्या प्रिकॉशन करने हैं, क्या हमें रेमेडी करनी है, क्या हमें चीजें ध्यान रखनी है। तो ईयरली प्रेडिक्शन में हम उनको पूरा जब भी उनका बर्थडे आता है, सपोज जनवरी में बर्थडे है तो जनवरी से नेक्स्ट जनवरी, मतलब जनवरी आपका ऐसे जाएगा, फरवरी में आपको ये ध्यान रखना है, मार्च टू अप्रैल आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, मई टू जून आपको फाइनेंस का ध्यान रखना है, कोई पेपर वर्क मिस हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन पे आप साइन करते हुए ध्यान रखना। क्योंकि जब बहुत बड़े लोग होते हैं ना तो ये सब चीजें बहुत बतानी पड़ती है हमको। डॉक्यूमेंटेशन का लॉस, मैम डॉक्यूमेंटेशन का लॉस क्या हो सकता है? तो डॉक्यूमेंटेशन का लॉस ये हो सकता है, कोई आपकी इंपॉर्टेंट रिसिप्ट गुम हो सकती है, आपके कोई इंपॉर्टेंट पेपर गुम हो सकते हैं, या कहीं आप बिना पढ़े कुछ साइन कर दिया तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन का लॉस ही है। ये सारी चीजें कुंडली देख के प्रिडिक्ट हो जाती हैं? बिल्कुल हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल हो जाती है। जो लोग आपसे लाइक, जो आप जिन क्लाइंट्स के बारे में बता रहे हैं और जो रेज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स है कि उनका एक विश्वास होता होगा, उनको वो रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, तब वो बिल्कुल इस फील्ड में और एस्ट्रोलॉजी को इतना ज्यादा डेप्थ में लेके और उनके अकॉर्डिंग और गाइडेंस लेके चलते होंगे। बिल्कुल रिजल्ट मिलते हैं। और दूसरी चीज, आपने जैसे स्पिरिचुअल का भी पूछा, आपने देखा होगा अंबानीज की भी जो शादी हुई है, आपने देखा? जी। मतलब अंबानीज, आप ये सोच रहे हो अंबानीज नाम है, लेकिन आज वो किस तरीके से शादी कर सकते हैं। लेकिन जब आपने उनके बेटी की शादी देखी होगी तो जब उसकी एंट्री हो रही है, बहुत ही सिंपल एंट्री थी, शंख बज रहे थे, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, घंटियां बज रही थी, उसके साथ उसकी एंट्री हुई थी। आप ये सोचो, वो लोग इतने स्पिरिचुअल हैं। और अभी भी आपने देखा होगा कि अनंत अंबानी ने पूरी पद यात्रा करी है द्वारकाधीश तक। तो वो लोग इतने, मतलब पैसा होके भी इतना स्पिरिचुअल होना मतलब कम नहीं है ये चीज।
तो स्पिरिचुअल होना, गाइडेंस लेना। अब आपने देखा था कि जब अनंत की शादी हुई थी, अनंत अंबानी की, कितने सारे ज्योतिष और पंडित आए थे फेरों बिल्कुल, में, कितने बिल्कुल। पंडितों को बाहर से जी, बुलाया था, बड़े जी, बड़े पंडितों को जी। उन्होंने बाहर से बुलाया था। और हमारे यहाँ जब शादी होती है, डीजे सबसे महंगा होना चाहिए, टेंट सबसे महंगा होना चाहिए, एंट्री सबसे महंगी होनी चाहिए, मेहंदी वाला, खाना, क्या प्लेट, क्या रुपए प्लेट होगी, सब सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। और जो पंडित जी फेरे कराने आएंगे ना, उनसे डिस्कशन होगा पेमेंट का कि Very नहीं true. आप इतना मत लीजिए। क्यों? अरे क्यों नहीं लीजिए, सारा काम शादी संपन्न ही पंडित जी करवा रहे हैं। राइट। शादी आपकी संपन्न ही जब वो फेरे होंगे तब होगी। वो तो सब चीजें दिखावे की हैं कि जो आपके कॉलीग्स आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि चलो शादी में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो मेन शादी है वो आपके अग्नि के फेरों के साथ हो रही है। उसमें लोग आजकल ये बोलते हैं कि पंडित जी फेरे थोड़े से फटाफट करवा देना, पंडित जी फेरे ना 1-1.5 घंटे में निपटा देना। लेकिन हमारे यहाँ आज भी फेरे में 4 घंटे 5 घंटे ही लगते हैं। पूरी दूसरी बिल्कुल विधि विधान से होता है। मैं कुंडली देखती हूँ, लेकिन मेरे कजन्स हैं, मेरे नोन टू में जो भी पंडित हैं, जो कर्म कांड के पंडित हैं, वो भी मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। जब भूमि पूजन होता है या जब मकान का मुहूर्त होता है, आपके शादी विवाह है, फेरे हैं, तो उसमें हमारे खुद के पंडित आएंगे, पूरे यूनिफॉर्म में आएंगे, और वो आप चाहे कितना भी कहो, वो अपना जितना टाइम उनको लगेगा वो लगाएंगे। वो 1-1.5 घंटे में निपटाने वाले नहीं होंगे। क्योंकि अभी भी हमने लास्ट 4 अप्रैल को ही भूमि पूजन हुआ था, एक वास्तु का प्रोजेक्ट ले रखा है, तो भूमि पूजन हुआ वहां पे। तो राजस्थान से ही आए थे पंडित, और उन्होंने भूमि पूजन में 4 घंटे लगाए हैं। 8 बजे भूमि पूजन शुरू हुआ था सुबह, जो कि 11 बजे खत्म हुआ है 11:30। ओके। तो मंत्रों के उच्चारण, वाइब्रेशंस, तो उससे आपका ऑरा, आपका एरिया भी तो पॉजिटिव होता है। राइट, वेरी ट्रू। तो ये सब तो बातें हो गई ज्योति जी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और तो जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आपकी जर्नी में आए हैं कि जो आपको आज तक याद है, या जब आप उसको याद करती हैं तो बहुत हंसी आती है, या मैं यूं कहूं कि कोई ऐसा फनी मोमेंट आपके साथ में जुड़ा हो आपके किसी प्रोजेक्ट के साथ में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फनी मोमेंट रहे हैं। जब वास्तु करने जाती हूँ, वास्तु के काफी सारे मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो अब क्वेश्चंस ही होते हैं क्लाइंट्स के। मुझे याद है कि यहाँ पे दिल्ली में एक किसी ने फ्लैट लिया था। उसमें भी ये था कि हस्बैंड वाइफ थोड़े से कॉन्ट्राडिक्ट, वाइफ पूरा बिलीव करती है, हस्बैंड थोड़ा कम बिलीव करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब वाइफ ने बोला नहीं, थोड़ा तो वास्तु के हिसाब से बनाएंगे घर, वास्तु के हिसाब से बनाएंगे घर। तो फ्लैट था उनका, हम देखने गए थे, मैप आया हमारे पास, तो हमने पूरा देखा। तो बस यही है कि देखा तो अब क्या होता है कि जब हमने देखा तो हमने उनको बोला कि आपका यहाँ पे आपने ये लोहे की अलमीरा बना दी है, यहाँ पे ये ठीक नहीं है, यहाँ पे आपका ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो वाइफ ने कहा चलो ठीक है। हस्बैंड बोलता है कि अच्छा आप फ्लैट का आप वास्तु कर रहे हैं, तो फ्लैट तो सारे ही एक जैसे बने हुए हैं, फ्लैट तो सारे एक जैसे बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन भी एक जैसा है, फर्नीचर भी एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, तो हमें दिक्कत क्यों आएगी? ऊपर वाले तो बड़े आराम से रह रहे हैं, नक्शा तो सेम ही है ना, नक्शा तो सेम ही है, ऊपर वाले का भी नक्शा यही है, उससे ऊपर वाले का भी नक्शा यही है ना। तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो तो राइज कर रहे हैं। तो उनका आंसर मैंने ये दिया कि वो राइज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उसकी कुंडली आपकी कुंडली सेम है क्या? उसका जहां सूर्य बैठा है कुंडली में, वहां आपका थोड़ा ना बैठा है, कुंडलियां तो अलग अलग है ना। अब सपोज किसी के फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठा है, या सपोज किसी के फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य बैठा है, सपोज सन बैठा है किसी के फर्स्ट हाउस में, आपके फर्स्ट हाउस में सन बैठा है, और आपने कहीं ईस्ट में लोहे की अलमीरा लगा दी, तो लोहा शनि होता है, सबको पता है, लोहा शनि होता है। सूर्य शनि आपस में एनिमीज है, वो फ्रेंड नहीं है। सूर्य शनि जब भी इकट्ठे होंगे परेशानी होगी, घर में बाप बेटे की नहीं बनेगी, बाप बेटे की नहीं सुनेगा, बेटा बाप की नहीं सुनेगा, है ना। तो अब आपका सूर्य पहले घर में है, उस पर्सन का सूर्य पहले घर में नहीं है, तो उसको वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। yes. ये चीज काम आती है।
तो ये मेरे पास जवाब होते हैं उनके। तो उनका हस्बैंड, ये मतलब एक था मेरा प्रोजेक्ट, तो मैंने उनके हस्बैंड को जवाब दिया, तब उनको लॉजिकली जवाब दिया, मुझे भी बड़ा यहाँ पे ये लॉजिक तब उनको लगा। दूसरी चीज, जब उनका घर पूरा सेट हो गया, अब हम किसी का वास्तु करने गए, वो तो घर में जब एंटर मतलब हो रहे थे तब उन्होंने मैप दिखाया था। एक दूसरा हमने एक और प्रोजेक्ट था जिसमें वो रह रहे थे लेकिन फिर वास्तु करना था। जैसे सपोज रह रहे हैं मैम, थोड़ी सी चीजें आप देख लीजिए, तो हम उनका वास्तु करने गए थे। तब उनके भी हस्बैंड ने हमें यही बात की थी कि मैम मैंने कहा आपका ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ज्यादा खराब पड़े थे, तारों के बंडल, पतंग के मांझे, उनके गोले, गट्टे, शंख, घंटियां, माता की चुन्नियां, लैपटॉप, स्पीकर, प्रिंटर, कैसेटें, मतलब इतनी सारी चीजें पड़ी थी। तो मैंने कहा कि क्यों रख रखा है आपने। और आज भी सारे मतलब मोस्ट ऑफ द घर में ये चीजें होती है। वो अपने घर को डीक्लटर करते ही नहीं है। मतलब आज कैसेटें कौन बजाता है, सीडी भी कोई नहीं चलाता, फिर भी रखी हैं, होती हैं लोगों के घर में रखी। तो नहीं रखना चाहिए। हाँ, नहीं रखना चाहिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है मैम? अच्छा, हमारे घर में रखा हुआ है, उनको तो दिक्कत नहीं है, उनको तो, मेरे भाई को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो हमारे से भी ज्यादा कबाड़ पड़ा है जी, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका लॉजिक ये है कि भाई राहु की दशा आपको चल रही है, राइट, आपके ब्रदर को नहीं चल रही। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होते हैं वो राहु होता है। ओके, हाँ जी, वो नेगेटिविटी है। तो जब तक लैपटॉप काम कर रहा है, वो मरकरी प्लैनेट है, वो बुध प्लैनेट है, वो आपका बिजनेस है, वो आपको बिजनेस दे रहा है। लेकिन अब वो खराब हो गया, आप दूसरा लेके आ गए, उसको साइड में रख दिया, वो चल नहीं रहा, नया आ गया, नया काम स्टार्ट हो गया, पर वो पड़ा है, तो वो राहु है। ओके, दैट अफेक्ट्स। तो जिसके घर में राहु की दशा चल रही होगी उसको ज्यादा परेशान करेगा। सपोज वो बोलते हैं वो, मैम हम तो 4 लोग रह रहे हैं, हम यहाँ पे 6 लोग रह रहे हैं, मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हैं? तो भाई राहु की दशा आपको चल रही है ना, उनको धोना चल रही है, तो वो सारा जो परेशानी है वो आपको इफेक्ट करेगा। बहुत मतलब डीप लॉजिक के साथ में आपने इस टॉपिक को, इस बात को जो है एक्सप्लेन किया है ज्योति जी। तो वैसे तो पूरा इंटायर सेशन जो आज का पॉडकास्ट रहा है वो बहुत ही नॉलेजेबल रहा है और काफी सारे फैक्ट्स और काफी सारी मतलब लॉजिक स्टोरीज के साथ में, बातों के साथ में आपने अपनी बातों को जो है यहाँ पे एलोबरेट किया है, एक्सप्लेन किया है।